बाकायदा आगाज़ करें। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने कल समझा, सबसे पहले सिलेबस आई कैप के पेपर को साइड पर रख दें। सबसे पहले हमने समझा सस्टेनेबिलिटी क्या चीज़ है। क्या हमें वर्ड सस्टेनेबिलिटी समझ आ रहा है? सस्टेनेबिलिटी इज़ हमने बका में रखना है, हमने चीज़ों को ज़िंदा रखना है, जो जितना हो चुका है वहाँ पे रोक देना है, उससे ज़्यादा गिरने नहीं देना। थोड़ा सा बेहतर भी बनाने की कोशिश करनी है, लेकिन पहला टारगेट बेहतर बनाने से बजाय बचाना है। हमने सस्टेन करना है। अगर हमने सस्टेन नहीं किया तो आहिस्ता 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 हम तबाह हो जाएंगे और ख़तरनाक तरफ चले जाएंगे। तो सस्टेनेबिलिटी का ओवरऑल जो दुनिया का मकसद है वो समझ आया। दुनिया अपने रिसोर्सेज बचाना चाह रही है, दुनिया को साफ़ हवा वापस चाहिए, दुनिया को पानी की ज़्यादा फरावानी चाहिए, दुनिया को अच्छे चेहरे चाहिए, पॉजिटिव लोग चाहिए, दुनिया को अच्छा बिजनेस भी करना है, लेकिन उससे सस्टेनेबिलिटी को जहन में रखना है। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस शुड बी अ कॉस्ट, शुड नॉट बी अ सोशल कॉस्ट। ऐसा ना हो कि आप बिजनेस करते करते इंसानों का सत्यानाश फेर जाएं, इंसानों को ख़त्म कर दें, इंसानों को अंदर से करप्ट कर दें, रिसोर्सेज खा जाएं, हर चीज़ का इस्तेमाल करें और गरीबों का बेड़ा गर्क हो जाए। आप तो कामयाब हो गए, लेकिन आपने अपनी वजह से हज़ारों लोगों का इस्तेमाल कर दिया। ये काम नहीं करना, ये है ओवरऑल मकसद। अब इसका हम अकाउंटेंट से क्या रिलेशन बनता है? सर एज एन अकाउंटेंट, क्योंकि अब आप एक प्रोफेशनल क्वालिफाइड हैं, तो आपको बहुत सी चीज़ों को साथ लेकर चलना पड़ता है। आपको जब आप फाइनेंशियल देखेंगे तो ओवरऑल इंडस्ट्री को भी आप देख रहे हैं कि इंडस्ट्री वर्क कैसे कर रही है। अब जब हम एक अकाउंटेंट हैं और हम फाइनेंशियल्स की बात कर रहे हैं, तो साथ हम ये देख रहे हैं कि फाइनेंशियल्स अकेले काफ़ी नहीं है, वो इंडस्ट्री ओवरऑल कैसी है, वो इंडस्ट्री कितनी सर्वाइव कर रही है, उस पर कोई सैंक्शंस तो नहीं लगने वाली। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक कंपनी का काम कर रहे हैं और वो तेल पे डिपेंडेंट है और अमेरिका और यूएस का आपस में झगड़ा चल रहा है, तो येस वी आर अफेक्टेड, उससे गोइंग कंसर्न अफेक्ट हो रही है, बाकी चीज़ें अफेक्ट हो रही हैं। पुराने ज़माने का जो इन्वेस्टर है वो देखता था कि कंपनियों का प्रॉफिट कितने हैं और प्रॉफिट की बेस पर इन्वेस्ट करता था। आज के दौर का इन्वेस्टर कहता है यार प्रॉफिट तो सभी बना रहे हैं, मैं ऐसी कंपनी में पैसा लगाऊं जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है, जो सोशल फ्रेंडली भी है, जो लोगों के साथ बुरा नहीं कर रही, जो लोगों का इस्तेमाल नहीं कर रही। तो आज का इन्वेस्टर, उसका सोचने का तरीका बदल गया है। उसको अब दोनों चीज़ें चाहिए, उसको फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी चाहिए और उसको सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स भी चाहिए। तो अगर 4 कंपनी हैं और उनमें से 3 बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और चौथी भी उतनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन चौथी कंपनी अपने एम्प्लॉइज़ का ख्याल रखती है, अपने कस्टमर से धोखा नहीं करती, अपनी इन्वायरमेंट को बचाती है, तो ये इन्वेस्टर जिसको पता है कि मैंने पैसे कहीं पे भी दे देने, मैंने तो प्रॉफिट कमा लेना है, वो पैसे वहाँ इन्वेस्ट करेगा जहाँ दुनिया की पायदारी को बचाने में इसका भी अहम किरदार हो। तो लोग अब ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं फॉर सस्टेनेबिलिटी फ्रेंडली कंपनीज, सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स पे लोग खर्च कर रहे हैं। ग्रीन कार्स, ग्रीन प्रोजेक्ट्स नॉर्मली महंगे होते हैं, लेकिन कंपनियां बड़े शौक से उस पर खर्चती हैं, क्योंकि उससे अल्टीमेटली हम अपनी इन्वायरमेंट को बचा पा रहे हैं। तो ये बेसिकली एक ओवरऑल जब रूट कॉज है। अब जब कंपनियां इस पे शिफ्ट होंगी और कंपनियों को, भाई आज तक कंपनियां अपने प्रॉफिट्स कैसे दिखाती थी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते थे। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन बनाता था? अकाउंटेंट बनाते थे। उन्हें पता होता था चीज़ें किस तरह से करनी है। अब आज दुनिया ने अपनी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट्स बतानी है, जिसमें उसने अकाउंट्स के बारे में बताना है। इसको हम कहते हैं पीपल प्लेनेट प्रॉफिट। प्रॉफिट के बारे में बताना है, प्लैनेट के बारे में बताना है, ज़मीन अर्थ के साथ आपने क्या किया, और पीपल लोगों के साथ क्या किया। तो अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वुड ग्रेजुअली बी रिप्लेस्ड बाय सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट्स। एक ज़माना होता था सिर्फ अकाउंट्स बनते थे, आज हम एनुअल रिपोर्ट बोलते हैं और एनुअल रिपोर्ट में अकाउंट्स भी होते हैं, डायरेक्टर की रिपोर्ट भी होती है, ऑडिटर की रिपोर्ट भी होती है, ट्रेंड्स वगैरह भी होते हैं, चेयरमैन रिव्यू रिपोर्ट भी होती है। तो हम आहिस्ता 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 अपने स्टेक होल्डर्स को एनरिच करते जा रहे हैं और उसको जितनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग हो उतना ज़्यादा भरोसे से वो कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम इन कंपनियों को और ज़्यादा इवॉल्व करना चाहते हैं और अब हम ये चाहते हैं कि ये कंपनियां अपनी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट्स बनाएं। तो जब ये सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट्स बनाएंगी तो दे नीड्स इंफॉर्मेशन कीपर्स, इंफॉर्मेशन लेने वाले, इंफॉर्मेशन रखने वाले, उसको सॉफ्टवेयर में डालने वाले, उसके ऊपर काम करने वाले, एनालिसिस बनाने वाले, डाटा की प्रोग्रामिंग करने वाले, लॉस को कंप्यूट करने वाले, लॉस को कम करने की कैलकुलेशन करने वाले, फिर इन सारे डाटा को देखने वाले, इनकी एश्योरेंस देने वाले और उनको अच्छे तरीके से फाइनेंशियल्स में के साथ रिलेट करके दिखाने वाले और उसको असेस करने वाले।
ये सारी तरह के लोग दुनिया को चाहिए, और ये सारी तरह के लोग जो है वो अलग अलग इतनी फील्ड्स हैं, सस्टेनेबिलिटी में इतनी सारी डायमेंशंस हैं कि 15 फील्ड्स के बंदे इकट्ठे होकर ये काम नहीं कर सकते। तो इससे पहले कि वो 15 फील्ड के लोग सोचें, हम अकाउंटेंट्स आगे बढ़ें और हम सस्टेनेबिलिटी को ना सिर्फ समझ लें बल्कि उसको इनकॉर्पोरेट भी करना शुरू कर दें। तो सस्टेनेबिलिटी इज़ द नीड ऑफ द टाइम। अब ये सस्टेनेबिलिटी और अकाउंटेंट्स का रोल हमें समझ आ गया। फिर हमने समझा था कि हमारा सिलेबस क्या है। हमारे सिलेबस के 3 जोन हैं। पहले जोन में IFRS S1 एक्सटेंडेड और उसके साथ बेसिक्स, 30 से 40 नंबर, एक बहुत बड़ा पोर्शन, जबकि पढ़ने वाला काम कम। फिर उसके बाद सेकंड जोन आता है जिसमें IFRS S2 और SASB के स्टैंडर्ड। S2 छोटा स्टैंडर्ड है लेकिन SASB के 12 स्टैंडर्ड्स हैं, तो उधर उन 12 को में वही चीज़ें रिपीट करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। फिर तीसरा जोन आता है जहाँ कोड ऑफ एथिक्स आता है और एश्योरेंस आती है। तो बड़ा मज़ेदार सा सिलेबस का एरिया डिवाइड हुआ हुआ है। बड़े अच्छे तरीके से हमारा सिलेबस स्मूथ तरीके से हमें लेके चल रहा है। सिलेबस बड़ा नहीं है, बस इसमें हमें फिर कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग होना होगा, क्योंकि पेपर में बड़े बड़े सवालों में हमने अच्छा राइटिंग एक्सपीरियंस देना होगा। इसका पेपर में आप सवाल एक्सपेक्ट करेंगे पूरे सफ़े पे फैला हुआ हो या पौने सफ़े पे सवाल हो, जिसको समझना है, गौर करना है और फिर अपनी बड़ी अच्छी राइटिंग एक्सपीरियंस से गुजरना है। तो हम क्या करेंगे, हम वीकली एक राइटिंग एक्सपीरियंस भी करने की कोशिश करेंगे। अब ये डिपेंड करता है कि आप लोग आहिस्ता आहिस्ता कितनी जल्दी अडॉप्ट करते हैं। बाकी टीम हमारी मार्केटिंग में तो हमेशा स्लो है, तो वो भी बता रहे थे कि हाँ अभी हम कुछ मैसेजेस बना रहे हैं जो हमने बच्चों को भेजना है। वो क्लासें जो एक दिन पहले से शुरू हो चुकी हुई हैं, अभी हमारी टीम उसके ऊपर सोच रही है, क्योंकि उनके वो कॉल भी फिजिकली तो लोग वो को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते, और ऑनलाइन वाले बच्चे के लिए तो आज भी इंपॉर्टेंट, आज भी रेलिवेंट है, कल भी रेलिवेंट है, अगला हफ्ता भी रेलिवेंट है, उसका अगला हफ्ता भी रेलिवेंट है। तो वो अपने पीस मील बेसिस पे साथ साथ काम कर रहे हैं। मीनवाइल हम देखेंगे, हमें फिजिकल में जितने लोग मिलते रहेंगे, कम बच्चे होंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा, क्योंकि मैं आप लोगों से बार बार सवाल पूछ रहा हूँ। जब ज़्यादा लोग होंगे, जैसे ये होता था कि अभी पिछले सेशन में क्लास हो रही होती तो मैं कहता था यहाँ से शुरू होंगे और हम चलते चलते वहाँ तक जाएंगे, तो बहुत सारे बच्चों से फीडबैक मिलता था, तो वो हर बच्चे के पास मार्जिन होता था कि वो 1-2 पॉइंट सोचे काम चल जाता था। कम बच्चों में एक तो नुकसान है कि आपको सोचना ज़्यादा पड़ेगा, और यही फ़ायदा है कि आपको सोचना भी ज़्यादा पड़ेगा। तो हो जाए खतों से टक्कर। बेसिक्स पे बात करना है हम लोगों ने, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी पे बात करनी है। चूंकि IFRS S1 और बेसिक्स मिला के 30 से 40 नंबर की ग्रेड है, या यूं कह लें कि जो 2 बड़ी ग्रेड्स हैं उनमें से एक ही है, तो हम बेसिक्स पे टाइम लगाएंगे, समझेंगे, आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे, घबराए तो नहीं बैठे। बेसिक्स को समझने के लिए दुनिया हमें कैसी चाहिए थी और हमें दुनिया कैसी मिली, इमोशनल तो करते जाना है ना। देखिए, हमें ऐसी दुनिया चाहिए थी, बच्चे भाग रहे हैं, खेत खलियान हैं, दरख्त हैं और पता नहीं क्या क्या कुछ हो रहा है, और अगेन AI डेवलप वीडियो है जो कि बस जो है वो बच्चे की टांग भी जो है वो कभी डबल हो जाती है, कभी कुछ और वो हो जाता है, लेकिन स्टिल ये दुनिया मांगती है। और हो क्या रहा है, धुएं, आलूदगी, गंदे पानी ख़त्म हो गए हैं, सांस लेने को नहीं है। जेन्युइनली अगर दुनिया अभी ना रुकी ना तो ये सिर्फ चंद साल में ये शक्ल होगी, और उसके बाद मतलब फिर हम क्वालिटी ऑफ लाइफ और इन सारी चीज़ों को तरस रहे होंगे। सस्टेनेबिलिटी अगर बेहतर करनी है तो हमें 3 पिलर्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी को समझना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कि सस्टेनेबिलिटी थ्रू आउट पूरी सस्टेनेबिलिटी में हम जिन 3 चीज़ों का जिक्र कर रहे होंगे, इनमें से एक आपकी ऑलरेडी फेवरेट चीज़ है, यानी कि जो अकाउंटिंग या इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी है। बाकी 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनका हम यहाँ ज़्यादा जिक्र कर रहे होंगे। 3 पिलर्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी। जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन को हम कहें कि ये सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन हो, तो उसको सोशली भी, इकोनॉमिकली भी और एनवायरमेंटली भी बेहतर होना है। 3 डायमेंशन, आप एनवायरमेंट का ख्याल रखें, नंबर 2 समाज का ख्याल रखें, नंबर 3 इकोनॉमिक सिचुएशन का भी ख्याल रखें। आप एक मस्जिद हैं, आप एक मस्जिद हैं जो कूड़ा करकट भी नहीं फेंकते, आप एक मस्जिद हैं जो लोगों की को गाइडेंस दे रही है, उनको नमाज पढ़ा रहे हैं, उनको साथ साथ हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये मस्जिद अपना खर्चा नहीं उठा पाती और ये बेचारे अपने लोगों से चंदा मांगते रहते हैं, उनको चंदा नहीं मिलता और एंड में मस्जिद बंद हो जाती है। मस्जिद सोशली सस्टेनेबल थी, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल थी, इकोनॉमिकली सस्टेनेबल नहीं थी। तो प्रॉब्लम ये है कि सवाब का काम भी बगैर पैसों के नहीं होता। आप अगर स्ट्रांग नहीं है तो आप अच्छा काम भी नहीं कर सकते। तो आपको अपने फिजिकल एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखना है, आपने इर्द गिर्द के समाज का भी ख्याल रखना है, और आपने
इकोनॉमिक फैक्टर्स का भी। तो ये 3 पिलर्स हैं, दीज 3 पिलर्स मस्ट बी बैलेंस। इनमें से एक भी पिलर अगर खराब हुआ हुआ तो इमारत धड़ाम से गिर जाएगी। आपको एनवायरनमेंट, सोशल, इकोनॉमिक, ये सारी सस्टेनेबिलिटियाँ चाहिए। एनवायरनमेंट का मतलब है आपकी फिजिकल एनवायरनमेंट, सोशल का मतलब है लोग और ये जो लोगों से रिलेटेड मामलात हैं ये, और इकोनॉमिक से मुराद पैसा, आपकी स्टेबिलिटी। तो जब हम कहते हैं कि एक कंपनी कोशिश कर रही है कि वो 2 चीज़ों को बैलेंस लेके चले, इकोनॉमिक और सोशल को, तो हम कहेंगे वो इक्विटेबल कंपनी है, यानी कि वो इकोनॉमिक को भी पूरा कर रही है और सोशली लोगों को भी। अगर आप अब सोशल भी हैं और एनवायरनमेंट का भी केयर कर रहे हैं तो बेयरेबल है। अगर आप इकोनॉमिक सिचुएशन पूरी कर रहे हैं और एनवायरनमेंट को लेके चल रहे हैं तो वाइबल है। लेकिन सबसे अच्छा इस वेन डायग्राम का सेंटर वाली जगह है। इस खाने में अगर आप हैं तो आप तीनों दायरों के अंदर है। आप एनवायरनमेंट के दायरे में भी हैं, इकोनॉमिक के दायरे में भी हैं और सोशल के दायरे में भी। तो सबसे पहले हम 3 पिलर्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी का जिक्र करते हैं कि ये 3 पिलर्स हैं सस्टेनेबिलिटी के, ये क्या और किस तरह से काम करेंगे। ये पिलर्स इंटरकनेक्टेड हैं और ये मिलके चलने चाहिए। किसी भी एक पिलर की वीकनेस जो है वो पूरी की पूरी रूफ को डेंजर ऑफ कोलैप्सिंग में डाल देगी। फ्रेमवर्क जो है वो पॉलिसी मेकर यूज करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन, ताकि वो प्रोग्रेस को प्लान कर सकें, मेजर कर सकें। तो अब आपसे कोई पूछे आपकी कंपनी अच्छी चल रही है नहीं चल रही, तो इसका ये मतलब नहीं कि आपने सिर्फ एनवायरमेंटली जवाब देना है। आपने एनवायरमेंट, सोशल, इकोनॉमिक तीनों। आप कहेंगे अल्लाह का शुक्र है प्रॉफिट भी अच्छे हैं, अल्लाह का शुक्र है हमने अपने हमसायों के साथ भी बुरा नहीं किया, और अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा हमने वाटर के जो रिसोर्स हमारा वेस्टेज हो रहा था उसको हमने कम करने की कोशिश की है। तो अब आप बेसिकली इन तीनों पिलर्स, it aims to provide a balanced and complete perspective on sustainability, saying that societies can achieve economic growth while meeting the needs of their citizens and protecting the natural ecosystem. Societies आज भी economic growth हासिल कर सकती हैं while same time अपने citizens की needs भी पूरी करे और natural ecosystem का ख्याल भी रखे। गवर्नमेंट अगर अपने लोगों का ख्याल नहीं रखे तो गवर्नमेंट स्ट्रांग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब लोगों पे पैसा खर्च नहीं करना तो उनके पास आ जाएगा। जी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम नहीं होना चाहिए, ये पैसा गवर्नमेंट इस्तेमाल करे और गवर्नमेंट जो है वो डैम बनाए। डैम बनाएगी, 11-12 साल बाद फ़ायदा होगा, लेकिन कुछ लोग मर जाएंगे भूख से क्योंकि आपने उनका ख्याल नहीं रखा। तो प्रॉब्लम ये है कि आपके लिए लॉन्ग टर्म भी इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट टर्म भी इंपॉर्टेंट है। आपके लिए अमीर भी इंपॉर्टेंट है, गरीब भी इंपॉर्टेंट है। आपके लिए 10 साल बाद का प्रोजेक्ट भी इंपॉर्टेंट है और आज जो लोग परेशान हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे में अगर गवर्नमेंट के पास अपने आवाम को देने के लिए पैसे ना हो और वो सारे प्रोजेक्ट्स लगा दें वो जो 15 साल बाद सामने आएंगे, तो आवाम तो मर जाएगी। तो आपने कोशिश ये करना है कि आप एक बैलेंस तरीके से लेके चलें। बड़ी अच्छी सोसाइटियाँ वो होती हैं जो कि खुद कमाती भी हैं, अपने लोगों का ख्याल भी रखती हैं। हमारे साथ ये हुआ कि हमने गवर्नमेंट की कमाई रोक दी, लोगों को सर्विस देते देते सेहत पे खर्चा कर देते हैं, इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे खर्चा कर देते हैं, तामीराती उस पर खर्चा कर देते हैं। लेकिन जब रेवेन्यू की बात आती है, गवर्नमेंट बेचारी भिखारियों की तरह मांग रही होती है, या टैक्स दे दो, या टैक्स दे दो, लोग टैक्स नहीं दे रहे होते। तो जब गवर्नमेंट इकोनॉमिकली सस्टेनेबल नहीं रही तो क्या हुआ? IMF से लोन लेना पड़ा, मुल्क IMF के अंडर चला गया और उस IMF ने कह दिया पेट्रोल की कीमत रखो, तो फंस गए। जी आप कुछ कह रहे थे सर? जैसे अभी आपने कहा कि रेवेन्यू पे कहते हैं गवर्नमेंट ने अर्न करना है, या क्या कहते हैं गवर्नमेंट ने तरक्याती काम, तो इससे तो फिर जो अगर हम मैस्लो की हिरार्की की तरफ चले जाएं, जो बेसिक हमने PM में पढ़ी थी, तो सबसे पहले तो इसका मतलब है कि लोगों की बेसिक नीड पूरी की जाएगी तो फिर ही हम आगे चलेंगे। ऐसे ही है। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले बेसिक नीड्स पूरी होंगी तो उसके बाद लोगों को इवन सेफ्टी का ख्याल भी तब आएगा जब उनका पेट भरा हुआ होगा। तो सबसे पहले तो पेट भरना है, फिर सेफ्टी पे भी काम करना है, फिर उनके समाज पे भी काम करना है, फिर उनकी ईगोस पे या उनके स्टेटस पे भी काम करना है, और देन वो शायद इस काबिल हों कि वो समझ सकें कि वो क्या अच्छा कर सकें। अगर मैस्लो की बात करें तो इसका मतलब ये है कि अच्छा माशरा कब बनेगा? अच्छा माशरा तब बनेगा जब गवर्नमेंट स्ट्रांग होगी, जब गवर्नमेंट के पास पैसा होगा। प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, वो सस्टेनेबल नहीं है, और हम कहते हैं कि जी गवर्नमेंट समाज के साथ भी अच्छा करे और एनवायरनमेंट के साथ भी अच्छा। 3 पिलर बताने ये चाह रहे हैं कि आप किसी एक पिलर को स्ट्रॉन्ग करके बाकियों को वीक नहीं छोड़ सकते। तो अगर आपने समाज की भी परवाह कर ली, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट जो है वो लोगों के साथ भी बहुत अच्छी है, फिजिकल एनवायरनमेंट भी खराब नहीं कर रही, लेकिन गवर्नमेंट बेचारे के पास चलने के लिए पैसे नहीं है, तो अल्टीमेटली ना लोगों के साथ अच्छा कर सकेगी और एक दिन अचानक से कोलैप्स कर जाएगी और हम डिफ़ॉल्ट की तरफ चले जाएंगे। अब अगेन PTI की एरा में
मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स ये थे जो पाकिस्तान में जो है वो लोगों के साथ अच्छा हो, कि जी लंगर खाने भी मौजूद हैं, लोगों के साथ अच्छे एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं, उन्हें सपोर्ट भी किया जा रहा है। लेकिन उन चीज़ों पे ध्यान के साथ साथ किसी ने ये ध्यान नहीं किया कि गवर्नमेंट आहिस्ता आहिस्ता कोलैप्स कर रही थी। गवर्नमेंट की अपनी पेइंग कैपेसिटी कम होती जा रही थी, पाकिस्तान का बैलेंस ऑफ पेमेंट ख़राब होता जा रहा था और आहिस्ता 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 मुश्किल में आ रहे थे। तो जब पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के किनारे पे चला गया तो फिर वो हुकूमत ही पूरी की पूरी उड़ा देनी पड़ गई, और फिर लोगों ने ज़बरदस्ती उन्हें भेजा और उसके बाद कुछ और लोगों को लाके कहा भाई पहले पाकिस्तान चलाओ, बाद में सारे प्रोजेक्ट्स होंगे। इस वक्त पेट्रोल महंगा करना है कर दो, डॉलर के साथ जो करना है कर दो, सबसे पहली चीज़ है सर्वाइव कर गए तो चीज़ें बेहतर भी कर लेंगे। तो होता ये है कि आप इन तीन में से किसी एक चीज़ को मिस नहीं कर सकते। अगर हम सोशल पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, हम कॉलेज में देखते हैं, हम सोचते हैं हम बच्चों के साथ बहुत अच्छे बने, पॉलिसीज़ भी बड़ी अच्छी हों, फ़ीस भी मुनासिब हो, रिफ़ंड की ऑप्शन भी मौजूद हो, बच्चे के साथ बुरा भी ना हो, उसको लाइब्रेरी भी प्रॉपर मिले, उसके साथ सारा ख़र्चा वगैरह। जब हम सारी अच्छी बातें सोचते रहते हैं तो उन सारी बातों पे खर्चा करते करते एक टाइम आता है कि कॉलेज अपने ब्रेक इवन नहीं कर पा रहा होता। तो जब कॉलेज ब्रेक इवन नहीं कर पा रहा होता, अब अगर मेरे पास और सोर्सेज ऑफ इनकम ना हो और मैं कॉलेज को फीड ना कर सकूं, तो वन फाइन गुड डे एक बहुत अच्छा कॉलेज जो बच्चों का बड़ा गरीब परवर है अचानक से फौत हो जाएगा, इसलिए कि वो इतना अच्छा था कि उसने अपने लिए कुछ नहीं सोचा। तो बहुत अच्छा बनने के लिए भी पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी होता है। हवाई जहाज़ में जब आपको वो सेफ्टी इक्विपमेंट्स वगैरह का बता रहे होते हैं कि जी अगर अचानक से इमरजेंसी हो जाए तो आपने क्या करना है, तो आपको कहते हैं कि जब भी एकदम से हवाई जहाज़ में हवा का मसला होगा तो ऊपर से एक ऑक्सीजन मास्क आएगा, आपने वो अपने चेहरे पे पहन लेना है। साथ लिखा होता है और वो साथ बताते हैं कि आपने अगर किसी और की मदद भी करनी है मास्क पहनने में, तो पहले खुद मास्क पहनना है, फिर किसी छोटे बच्चे या किसी बड़े बुजुर्ग की मदद करनी है। लेकिन अगर आप सबसे पहले दूसरों को मास्क पहनाने के चक्कर में खुद का सांस बंद हो जाए, और तो फिर आप कुछ अरसे बाद वो उनका भी सांस बंद हो जाएगा, क्योंकि उनका मदद करने वाला तो बंदा मर गया। तो समटाइम यू नीड टू बी स्ट्रांग, और फिर आप उस स्ट्रेंथ के साथ दूसरों को हेल्प करते हैं। तो इसका मेन मकसद एक बैलेंस और कंप्लीट पर्सपेक्टिव है सस्टेनेबिलिटी पे, ताकि गवर्नमेंट जो है या जो सिचुएशन है वो इकोनॉमिकली भी बेहतर हो, सोशली भी बेहतर हो और फिज़िकली भी बेहतर हो। तो बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जो कि अब अपना ख़र्चा भी खुद उठाते हैं, अपने लोगों को भी खुश रखते हैं। बहुत सारे मुल्कों में ट्रांसपोर्ट सारी गवर्नमेंट देती है। यूके के अंदर जो है वो ज़्यादातर ट्रांसपोर्ट का निज़ाम गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। बहुत सारे मुल्कों के अंदर जितनी बसें और ये सारी चीज़ें चलती हैं मेजॉरिटी गवर्नमेंट कंट्रोल। तो गवर्नमेंट फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है। जब फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है तो वो क्या करता है, वो स्कूल में सब्सिडी देते हैं, जिनसे टैक्स ले रहे होते हैं टैक्स के साथ उनकी एजुकेशन फ्री कर देते हैं, उनको हेल्थ से रिलेटेड मुख्तलिफ तरह की इंश्योरेंसेज दे देते हैं। ये सब तब पॉसिबल है जो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो। तो इसका मतलब है सिर्फ सोशली और इन्वायरमेंटली स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी नहीं है, आपने इन तीनों में साथ लेके चलना है। ये बात समझ आई? ये पिलर्स इंडिपेंडेंट नहीं है और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और सम टाइम लोग इन तीनों को कलेक्टिवली पीपल, प्लेनेट और प्रॉफिट बोल देते हैं। प्रॉफिट बोल देते हैं इकोनॉमिक वाली चीज़ को, प्लेनेट बोल देते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट को, और पीपल सोशल वाली। तो पीपल, प्लेनेट, प्रॉफिट, इन तीन से भी इनको वो किया जाता है। आगे वो कह रहे हैं कि एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, प्रिजर्व करती है नेचुरल रिसोर्सेज को जो ज़रूरी हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी और ह्यूमन वेलबींग के लिए। तो अगर आपने एनवायरनमेंट बचा ली तो फिर इकोनॉमिक चीज़ें भी बेहतर हो जाएंगी और लोग भी खुश रहेंगे। अगर आपने सोशल सस्टेनेबिलिटी अचीव कर ली, सोशल सस्टेनेबिलिटी का क्या मतलब है, इक्विटी, एजुकेशन, हेल्थ की बात हो, कम्युनिटी डेवलपमेंट की बात हो, अच्छाई की बातें हो, तो सोशल सस्टेनेबिलिटी में अगर सोशल सस्टेनेबिलिटी आएगी तो फिर क्या होगा, एक अच्छी सोसाइटी बनेगी जो एनवायरनमेंट को भी पूरा करेगी और इकोनॉमिक ग्रोथ को भी अचीव करेगी। इसी तरह से अगर आप इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी की तरफ चले गए तो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ को भी लेके चलेगी और एनवायरमेंटल इंटेग्रिटी और सोशल वेलफेयर को भी इग्नोर नहीं करेंगे। इसका मतलब है इन तीनों में से जौन सा भी आप फीचर वो करें, आपने बाकियों को भी देखना है। फिर उन्होंने वही फार्मूले बताए कि एनवायरमेंट प्लस इकोनॉमिक को वायबल कहेंगे, इन दो को बेरेबल कहेंगे, इन दो को इक्विटेबल कह देंगे, और अगर तीनों चीज़ें आ गई तो हम कहेंगे कि आपकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव हो गई। कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी? किताब में हम चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट कर चुके हुए हैं और चैप्टर नंबर 1 में हम बेसिक्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी को समझना चाह रहे हैं कि क्या है और किस तरह से। और ये शुरू वाले लेक्चर्स हैं जिनमें हमने शायद उतना पढ़ ना रहे हों जितना हम समझने की कोशिश कर रहे हों कि चीज़ें क्या और किस डायमेंशन में चल रही हैं। यहाँ तक इन 3 पिलर से रिलेटेड कोई सवाल? अगर कोई सवाल नहीं है
तो मेरा आप लोगों से सवाल है, चूंकि आवाम कम है तो यहाँ पे मैं उन लोगों को सोचने का मौका दूंगा, ये जो आपकी इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है, इससे क्या मुराद है? क्या इन्वायरमेंट के मसले हैं पाकिस्तान को जो कि कंपनियों की वजह से हो सकते हैं? पहला मसला, पहले यहाँ पे लेट्स सपोज अगर हम 30-40 साल पीछे चले जाएं तो एनवायरनमेंट यहाँ पे उतनी बिल्डिंग्स नहीं थी जितनी हरियाली थी। अगर 30-40 साल पहले चले जाएं तो इमारतें कम और सब्जा ज़्यादा होता था, कंक्रीट कम और ग्रीनरी ज़्यादा होती थी। एज ए एग्रीकल्चरल नेशन हम ज़्यादा एक्सपोर्ट भी करते थे चीज़ें। एग्रीकल्चर नेशन होने की वजह से हम अपनी ज़रूरत भी पूरी करते थे और हम दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट भी करते थे, खासतौर पे मिडल ईस्ट जिनको खुराक की ज़रूरत है। ठीक है। दूसरा, जब ये चीज़ें आपकी कम हुई और दूसरे क्या कहते हैं कम होंगी, उससे पहला मसला ये होगा कि हम इतने जब फैक्ट्रीज लग जाएंगी, लेट्स सपोज मैं जिस जहाँ पर रह रहा था मेरे घर के तकरीबन 100 मीटर के फासले पे ये थे ढलाई के कारखाने थे। ठीक है। हर टाइम वहाँ से ऊपर से चिमनी में से धुआं निकल रहा होता था। एक 10-20 साल पहले वो बंद हो गए। ऑटोमेटिकली वो जो धुआं है तो वो एनवायरनमेंट खराब करेगा। आप जब बाहर जाके बैठेंगे, आप ये बाहर जाएंगे, जब आप सहन में बैठेंगे तो परेशानी होगी, सांस में दुश्वारी होगी। वो केमिकल है, केमिकल का धुआं है, तो उसमें बहुत सारी अजीब सी गैसें होंगी जो आसपास ऑक्सीजन से रिएक्ट करके नुकसान दे रही होंगे। एनवायरनमेंट अगर ठीक नहीं है तो इट मींस कि मैं खुद भी ठीक फील नहीं कर रहा, तो सोशली मैं लोगों के साथ इंटरेक्ट भी ठीक नहीं कर पाऊंगा। अगर इन्वायरमेंट ख़राब है तो उसकी वजह से सोशली भी मसला आएगा, यानी कि इंसान जब खुश मूड में ही नहीं बैठा हुआ, उलझन ज़्यादा है, पूरी रात डिस्टर्ब रहा है, सांस लेने में दुश्वारी है, और इलाके में उसे अजीब अजीब सी धुंधला धुंधला सा वो नज़र आ रहा है, तो वो फ्रस्ट्रेट होगा, उलझन में होगा, वो उलझ के लोगों से बात करेगा। जब वहाँ पे मैं क्या कहते हैं सोशली मेरा मामला ठीक नहीं है तो जाहिर बात है फिर मैं इकोनॉमिकली भी उस तरह परफॉर्म नहीं कर सकता कि जिससे मैं क्या कहते हैं अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को भी लेकर चल। तो इन्होंने कहा कि मैं फिर अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ भी सही नहीं कर सकूंगा अगर मैं मेंटली डिस्टर्ब हुआ हूँ। ठीक है। इस वक्त अब हम प्योर इन्वायरमेंट के अंदर आ जाते हैं कि एग्जैक्टली इन्वायरमेंट के मतलब आपको क्या लगता है ये जो कंपनियां पाकिस्तान में बिजनेस कर रही हैं ये किस किस किस्म के हमें इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स जनरेट करके दे रहे हैं? जो तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, सबसे पहले तो ये स्मोक। दूसरा स्मोक एक बहुत बड़ा मसला है जी, आपको भी मौका देते हैं। कार्बन एमिशन, ये कार्बन एमिशन का मतलब है ये जो हम मुख्तलिफ तरह का धुआं छोड़ रहे हैं गाड़ियों से हो या फैक्ट्री से हो या हमारे किसी भी प्रोसेस से कार्बन रिलीज़ हो रहा है, और अगर वो खाली कार्बन है और वो ऑक्सीजन के साथ मिक्स करके ऑक्सीजन को तबाह कर देगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। और अगर वो एक धुआं है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर बना रहा है तो वो ऊपर जाके हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब करेगा और ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट आ जाएगा। ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट पर थोड़ा सा आगे चल के हम डिटेल से बात करेंगे। ओजोन लेयर ब्रेक हो रही है, उसकी वजह से हमारे मौसमी तगैर और तबद्दुल हो रहे हैं, अजीबोगरीब से मौसम है, अचानक से शदीद गर्मी में दोपहर के वक्त ओले पड़ना शुरू हो जाते हैं, अचानक से शदीद सर्दी के दिनों में एकदम से बड़ा गर्म दिन आ जाता है, तो हमारे वेदर्स बदल गए, हमारे बहुत अजीबोगरीब से मामलात हो गए। अब गर्मी बेरेबल नहीं रही, अब सर्दी आती ही नहीं, और जब आती है तो एक दफ़ा चीखें निकल जाती हैं लोगों की। तो वो मौसम सारे कन्फ्यूज़ हुए हुए हैं। और क्या कंपनियों ने क्या किया है हमारे पृथ्वी के साथ? पानी का अखराज जो है, केमिकल वाला पानी इन फैक्ट्रियों की वजह से केमिकल वाला पानी हमें मिलना शुरू हो गया है, या केमिकल हमारे पानी में के सोर्सेज मिक्स हो गए जिसकी वजह से साफ़ पानी की एक्सेस मुश्किल हो गई है। जी, इन्वायरमेंट की वजह से बाहर जगह पे अमेरिका में जंगलों में आग लग जाती है अचानक से। इन्वायरमेंट की इन चीज़ों की वजह से अमेरिका में और बहुत सारे ऐसे मुल्कों में अचानक से अजीबोगरीब से हवा में रिएक्शन होते हैं और पूरे पूरे जंगलों को आग लग जाती है। ये सब हम इसके कातिल हम हैं। जी, क्या कर रही हैं ये कंपनियां इन्वायरमेंट के साथ? न्यूक्लियर वेस्ट की मिसमैनेजमेंट हो रही है। अगर उनके प्रोसेस में न्यूक्लियर इस्तेमाल हो रहा है तो उसको अगर गलत तरीके से वो किया तो उससे इलाके में बीमारियां फैलेंगी, बड़े अरसे तक लोगों को अच्छा साफ़ सही पानी नहीं मिलेगा, इस तरह के मसले भी हैं। वेस्ट डिस्पोजल गलत तरीके से करने की वजह से वो इलाके में ताफुन फैल रहा है और उसकी वजह से जो है वो अजीब अजीब सी जहरीली गैसें मीथेन निकलती है वेस्ट में से, जो कि ओवरऑल एक ग्रीन हाउस गैस है जो कि माशरे के लिए अच्छी खासी खतरनाक है।
प्लास्टिक को रिसाइकल नहीं किया जाएगा। प्लास्टिक को रिसाइकल नहीं किया जा रहा। प्लास्टिक ऐसा है कि ज़मीन में पड़ा हुआ है तो वो एब्जॉर्ब भी नहीं होता। कागज़ का बैग तो या कागज़ का थैला है तो वो ज़मीन में होगा, बारिशें वगैरह होंगी, वो आहिस्ता आहिस्ता घुल जाएगा और डीकम्पोज होकर ज़मीन का ऐसा बन जाएगा। प्लास्टिक जो है वो ज़मीन पे है तो वो ना ज़मीन के अंदर जा रहा है और ना ज़मीन वाली चीज़ों को उगने दे रहा है। और अगर पानी में चला जाए तो पानी में मछलियाँ ऐसे खा लें या कुछ और हो जाए, तो ये मतलब प्लास्टिक ऐसी चीज़ है जो ख़त्म ही नहीं होता और बना भी केमिकल से होता है। इसलिए कि कम पैसों से कम खर्चा करके कम केमिकल वर्किंग करके प्लास्टिक बन जाता है, तो कंपनियां शौक से प्लास्टिक बनाती गई, लेकिन वो प्लास्टिक एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट नहीं है। और क्या कर रही हैं कंपनी अपनी फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ? एग्रीकल्चर एरियाज तबाह करते जा रहे, फैक्ट्रियां लगा दी, वहाँ फसलें ख़त्म, पानी भी उजड़ गया। फिर जिन लोगों को नीचे पानी मिलना था, नहरी पानी अपनी फसलों के लिए, जब फैक्ट्री ने नीचे से उनसे 15 गुना पानी लेना शुरू कर दिया तो उन बेचारों का पानी तो गायब हो गया, पानी की एक्सेस कम हो गई। खर्चा वगैरह बचाने के लिए चिमनी में फिल्टर वगैरह नहीं। कंपनीज खर्चा बचाने के लिए जो फैक्ट्री की चिमनी है उसके ऊपर वर्किंग नहीं कर रहा है, वहाँ से धुआं निकल रहा है और सोच रहे हैं यार इस धुएं पे हमने खर्चा करना, ऊपर ही जा रहा है ना, खैर है हमारा क्या। तो वो एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहे हैं। और पहले क्या कहते हैं, अब आके ये कहते हैं ये जो ट्रांसपोर्ट की तरफ अब ट्रांसफर होना स्टार्ट हुआ। अब ट्रांसपोर्ट की तरफ हम आहिस्ता आहिस्ता आए हैं। इससे पहले कंपनियों ने ट्रांसपोर्टेशन के निज़ाम से, कंपनियों का मतलब है कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट चल रहेगा, मीटिंग्स होंगी, लोग जहाज़ों में उड़ के जाएंगे, गाड़ियों पे सफ़र करेंगे। तो एक औसतन एक कंपनी में अगर चंद हज़ार एम्प्लॉयज़ हैं तो वो इतना सारा पेट्रोल जो फूकता है सड़कों पे वो उस कंपनी की वजह से होता है। तभी तो जब ये हुआ कि जी गवर्नमेंट को ये था कि भाई हमने तेल बचाना है या हमने एनवायरनमेंट को बेहतर करना है, तो उन्होंने कहा 4 days a week ऑफिस जाएँ लोग, ऑनलाइन पे काम करें, कॉलेजेस घर बैठ के ऑपरेट करें, इस तरह की चीज़ें आनी शुरू हो गई। लेकिन सर उसके लिए भी तो क्या कहते हैं सिस्टम में कुछ इस तरह की चीजें होनी चाहिए, जैसे लोगों को आगाही दी जाए, लोगों को पता चले, क्योंकि हम शायद उस तरह के डेवलप नेशन में नहीं है। अब प्रॉब्लम ये है कि हम वो वाली डेवलप नेशन नहीं है, हमें शशके चाहिए अंग्रेज़ों वाले कि अच्छा ऑनलाइन क्लासों पे शिफ्ट हो जाओ, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस का टूल अवेलेबल नहीं है। हमारे जो मिडिल क्लास सेकेंडरी लेवल पे टीचर्स उतना ट्रेन नहीं है, हमारे बच्चे जो है वो ऑनलाइन एजुकेशन के साथ इतना यूज्ड नहीं है और वालिदैन बड़े अनकम्फर्टेबल हैं, क्योंकि वो वालिदैन अपने बच्चों को घर से पढ़ने के लिए नहीं भेजते, अक्सर अपने सर से उतारते हैं कि सुबह उठ के आतंक मचाना शुरू कर देगा, इसको सुबह सुबह ज़रा स्कूल भेज देते हैं, स्कूल जाएगा तो आहिस्ता आहिस्ता सुधर जाएगा। तो एक बहुत बड़ा सलूशन जो वालिदैन ने अपने बच्चों का निकाला है वो ये है कि उनको किसी भी स्कूल भेज दिया जाए, वो पढ़े ना पढ़े वो एक अलग बात है, लेकिन वो डिसिप्लिन ज़रूर हो जाएँ। सुबह जल्दी उठना है तो रात भी जल्दी सो जाएंगे, घर में आतंक भी कम मचाएंगे। तो गर्मियों की छुट्टियों में सारे वालिदैन आवाज़ार हुए होते हैं कि बच्चे उनके सर पर नाच रहे होते हैं। तो हमने तो वो एजुकेशन के सिस्टम को भी उस तरह से अडॉप्ट ही नहीं किया। आफ्टर कोविड चीजें बहुत ज्यादा बिल्कुल ही चेंज हो गई हैं। अब तो ऐसा लगता है कि जैसे बच्चे पढ़ने नहीं जाते या पढ़ते नहीं है एजुकेशन सेक्टर में, ये एक मजाक, बिल्कुल ही मजाक सहित हो गया। कोविड के बाद से चीज़ें चेंज हुई हैं और अब ऐसा लग रहा है बकौल इनके कि जी बच्चे तो मजाक करने जाते हैं, वहाँ जाते हैं, पढ़ाई तो उस तरह से हो नहीं रही। तो ये एक बड़ा कंसर्न डेवलप होना शुरू हो गया कि पढ़ाई किस तरह से हो रही है। और सवाल ये है कि पढ़ाई है क्या, इल्म किसे कहते हैं? क्या वो हमेशा जो उस कायदे को रटा मार रहे होते थे वो इल्म था? क्या वो जो सीख रहे होते थे और किसी दिन टीचर आता था, नहीं आता था, बच्चों को कहता था कॉपियों में काम करके लेके आए और फिर बच्चे काम करते थे, वो चेक होता था और हर दिन आहिस्ता 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 हम आगे जा रहे होते थे, वो निज़ाम कैसा था? या ये एक ऑनलाइन निज़ाम जो कि एक छोटी सी वीडियो बना के बच्चे को वो सिखा दे जो वो 15 दिन तक ना सीख पाए अपनी क्लास में? तो अगेन अगर ऑनलाइन अच्छे तरीके से डेवलप हुआ हो तो कम टाइम में ज़्यादा लर्निंग भी दे देगा, लेकिन क्या हमारा निज़ाम हमारे लोग उसके लिए सेट हैं या नहीं है, ये एक मसला है। तो इस वक्त हम बात कर रहे हैं अपने इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की, इन्वायरमेंटल चैलेंजेस की। तो जब इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो आइडियल इन्वायरमेंट है इसके जो पानी की मखलूक है उसके साथ बुरा ना हो, ज़मीन पे चलने वालों के साथ बुरा ना हो, हम रिसोर्सेज को रीयूज़ करें, हम लोग जो है वो ग्रीन बसेस को इस्तेमाल करें, हमारे धुएँ कम से कम इस्तेमाल हो, हमारे पानी की रिसाइकलिंग बेहतर हो, हमारी एनर्जी ज़्यादातर सस्टेनेबल रिन्यूएबल सोर्सेज से आ रही हो। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। उसके लिए सर हमें तो क्या कहते हैं
हम इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली भी सबको काम करना पड़ेगा। इंडिविजुअली भी काम करना पड़ेगा, कलेक्टिवली भी काम करना पेपर पड़ेगा, का यूज़ काम करना है, पेपर का यूज़ कम करना होगा। अब ये आगे की बातें हैं कि हम इसको बेहतर कैसे करें, लेकिन आज हम ये नहीं पढ़े, आज हम पढ़े हैं परेशानियाँ क्या हैं। तो परेशानियों को अगर मैं थोड़ा सा इसको कैटेगराइज करने की कोशिश करूं तो एनवायरमेंटल फुटप्रिंट, इन कंपनियों के एनवायरनमेंट के ऊपर बड़े गंदे फुटप्रिंट्स हैं। ये फुटप्रिंट क्या होता है? इस कमरे में उजली सफ़ेद चादर बिछी हुई है, कमरे के बाहर कोयले की राख पड़ी हुई है और वो थोड़ी सी पानी में मिक्स हुई है। कुछ लोग हैं कमरे के बाहर और वो कहते हैं यार हम कुछ कमाना चाहते हैं। हमने कहा अच्छा, और हम कुछ कमाना चाहते हैं और अंदर कमरे में रहना चाहते हैं, कमरा बड़ा उजला है, हमें बड़ा मज़ा आ रहा है अंदर जाने का। हमने कहा ठीक है, अगर इस कमरे में जाना है और रहना है और अच्छा कमाना भी है तो एक काम करो, ये जो ये राख पड़ी हुई है पानी के साथ मिक्स हुई हुई, इसमें पाँव डालो और कमरे के अंदर चले जाओ। तो कमरे के अंदर ज़्यादा पैसों को लेके जाने का एक ही तरीका है कि अपने पाँव गंदे करो उसमें। उन्हें गंदे किए और कमरे के अंदर आ गए। अब कमरे में थी उजली चादर, उजली चादर पे आ गए हैं काले काले पाँव के निशान। तो हम कहेंगे ये उन लोगों के फुटप्रिंट्स हैं जिन्होंने अपनी कमर्शियल एक्टिविटी के चक्कर में हमारी दुनिया ख़राब कर दी। दुनिया सफ़ेद चादर, कमर्शियल एक्टिविटी है वो, जो राख और वो सारा, मतलब वो जो तसले में चीज़ पड़ी हुई है और पानी है, वो कमर्शियल एक्टिविटी है। और जो उस एक्टिविटी से गुजरेगा उसके पाँव गंदे हो जाएंगे, और जब उन गंदे पाँव से उजली दुनिया में आएगा तो दुनिया में जगह जगह गंदे पाँव के निशान होंगे। इसको हम इनकी ज़बान में, सस्टेनेबिलिटी की ज़बान में कहते हैं एनवायरमेंटल फुटप्रिंट्स। तो जो हमारे एनवायरमेंटल फुटप्रिंट्स हमारी इन्वायरमेंट पे आए तो उन्होंने बेड़ा गर्क करना शुरू कर दिया। तो अब इन ऑर्गेनाइजेशन के क्या एनवायरमेंटल फुटप्रिंट्स हैं? एनवायरमेंटल फुटप्रिंट्स का मतलब है वो क्या प्रॉब्लम्स हैं एनवायरमेंट के जो इन्होंने करने शुरू कर दिए। सबसे पहला पोल्यूशन, एयर की पोल्यूशन आ गई गाड़ियों से, फैक्ट्री से। पानी की पोल्यूशन आ गई आपकी इंडस्ट्रीज़ और डोमेस्टिक उससे। आपकी नॉइस पोल्यूशन आ गई, शोर शराबा बहुत ज़्यादा आ गया। आपकी शहरी एक्टिविटीज़ से देर देर तक दिन चलना शुरू हो गए, रातें ख़राब हो गई। सॉइल पोल्यूट हो गई, जब आपने केमिकल्स वगैरह को बहुत ज़्यादा यूज़ किया तो आपकी मिट्टी में पोल्यूशन कर दी, हवा में पोल्यूशन कर दी, पानी में पोल्यूशन कर दी, आबो हवा में नॉइस पोल्यूशन फैला दी। तो इन कंपनियों की इन कारोबारी एक्टिविटीज़ की वजह से दुनिया को एक तोहफा मिला पोल्यूशन का। दूसरा, क्लाइमेट चेंज। ग्रीन हाउस गैस एमिशन की वजह से हमारा क्लाइमेट ख़राब होना शुरू हो गया और हमारे सी लेवल बढ़ना शुरू हो गए, हमारे ग्लेशियर जल्दी पिघलना शुरू हो गए, मौसम अजीबोगरीब से हो गए, लोगों के लिए जीना मुश्किल हो गया। और जो एक दुनिया का एक इकोसिस्टम चल रहा था कि बर्फ़बारी होती थी, फिर बर्फ़ आहिस्ता आहिस्ता करके पिघलते थे, फिर नाले नदियों में पानी आता था, फिर पानी एक जगह से घूमता घूमता समंदर तक पहुँचता था और समंदर से वो ओशियंस का हिस्सा बन जाता था। अब क्या हुआ, कुछ अरसा ऐसा आता है जिसमें पानी जाता ही नहीं आगे, और कुछ ऐसा अरसा होता है कि इतनी तेज़ी से ग्लेशियर पिघलते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में जब पानी आता है तो वो सोसाइटियों को तबाह करते हुए जाता है, सैलाब भी आ जाता है, बड़े मसलों मसाइल। तो वो सारे मुल्क जो जजीरों के तौर पर ऑपरेट कर रहे हैं, अगर इतनी तेज़ी से ग्लेशियर पिघले तो उनका क्या होगा? मालदीव्स इस वक्त सतह समंदर से सिर्फ 1.5 फुट ऊपर है, 1.5 फुट। इंडोनेशिया कैपिटल जकार्ता भी डूब रहा है। इंडोनेशिया जकार्ता डूब रहा है। मालदीव्स में कई ऐसे जजीरे हैं कि दिन के कुछ हिस्से तो पानी है और कुछ हिस्से पानी जब साइड पे होता है तो पता लगता है कि एक बारीक सी बेल्ट है और वहाँ पे लोग जाते हैं, इस चीज़ को बड़ा फैंटेसाइज करते हैं कि हम गए और पानी में खड़े हुए हैं। तो लोगों को लग रहा है कि पानी में खड़े हुए हैं, हालांकि वो एक जजीरे पे खड़े हुए होते हैं, लेकिन पानी का लेवल उस जजीरे को, तो सन 2050 कहा जाता है कि मालदीव्स ख़त्म हो जाएगा। क्यों ख़त्म होगा? मालदीव्स का शायद इतना कसूर नहीं है, आसपास के लोगों ने जो दुनिया में गर्मी फैलाई और उसकी वजह से जो ग्लेशियर्स वगैरह तेज़ी से पिघले, उससे जो समंदरों के पानी का लेवल डिस्टर्ब हुआ। वो जो पानी का एक अल्लाह ने इकोसिस्टम बनाया था कि पानी समंदर में है, फिर आबी बुखारात से ऊपर जाता है, फिर वो बारिशें, बादल, फिर वो सर्दी वाले इलाके में जाते हैं, फिर वहाँ से बर्फ़ होती है, फिर बर्फ़ ठहरी रहती है, फिर गर्मी में जब ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है तो आहिस्ता आहिस्ता बर्फ़ पिघलती है। अल्लाह ने ये तरह खूबसूरत निज़ाम बनाया था, हम उस खूबसूरत निज़ाम को ख़राब कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, हमारे समंदरों में तूफ़ान आ रहे हैं, हमारे अजीबोगरीब से वो हमारे ग्लेशियर मेल्ट होना शुरू हो गए, हमारे वेदर पैटर्न बहुत ही अजीब से हो गए। देन अगला मसला, बायोडाइवर्सिटी ख़त्म कर दी, कम होती जा रही है। ये बिजनेसेस अपने बिजनेस को चमकाने के चक्कर में जानवरों को मार देते हैं। तो जानवर मार देने में कोई बुराई तो नहीं है ना, मार दें जानवर। लेकिन फूड चेन डिस्टर्ब
फूड चेन डिस्टर्ब होगी। बड़ा अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मैं समझा नहीं, फूड चेन कैसे डिस्टर्ब होगी? अगर किसी एक को की पॉपुलेशन बहुत कम हो जाए, किसी एक की बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है, वो फसलों को ख़राब करेंगे। किसी एक की पॉपुलेशन कम हो जाएगी तो किसी एक की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो वो फसलों को ख़राब करेंगे। ये जानवर एक दूसरे को खाते भी हैं, एक पूरा अल्लाह ने एक निज़ाम बनाया हुआ है। तो आपने क्या किया, आपने एक ख़ास जानवरों की नस्ल ख़त्म कर दी। जब इन्हें ख़त्म की तो जो इन्हें खाते थे, जब वो इन्हें नहीं खा सके तो वो कुछ और को खाएंगे, वो जिस किसी और को खाएंगे वो कोई और काम कर रहा होगा। तो ये सारा इकोसिस्टम आपस में सिंक हुआ होता है। एक मुल्क के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जो है वो सोचा कि हम अपने मुल्क से छिपकलियाँ ख़त्म कर रहे हैं, तो उन्होंने बड़ी एफर्ट करके, बड़ी कोशिश करके, बड़े स्प्रे यूज़ करके, और चूंकि वो बड़े तंग रहते थे कि हर वक्त छिपकलियाँ जगह जगह घुसी हुई होती थी, उन्हें उलझन थी, उन्होंने कुछ महीनों की एक्टिविटी करके सारी छिपकलियाँ ख़त्म कर दी। 2 महीने बाद उनके घरों में अजीब अजीब से कीड़े दीवारों से निकल के आना शुरू हो गए। वो स्प्रे से मरते भी नहीं थे, बड़े मजबूत किस्म के वो थे, और मुल्क में अजीब व गरीब किस्म के छोटे छोटे से जानवर नज़र आना शुरू हो गए, उनकी पूरी पूरी नस्लें नज़र आना शुरू हो गई। ये छिपकलियाँ खामोशी से दीवारों के अंदर रहते हुए उन चीज़ों को खा रही थी, लेकिन जब सामने आती थी तो इनसे घिन आती थी, उलझन आती थी, इंसान ने इन्हें मार दिया। जब इन्हें मार दिया तो वो पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो गया। तो इसी तरह से जी फलाना स्पीशी जो है वो दुनिया में बिल्कुल एक आध जोड़ा रह गया है तो दुनिया उसे बचा रही है। हम कहते हैं भाई बर्फानी रीछ है, वो पहली रीछ है, ख़तरनाक है, ऊपर से उसे बचाने की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि वो बर्फानी रीछ कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जिससे इकोसिस्टम बेहतर हो रहा है। एक बहुत बड़ी वेल मछली को अगर मार देंगे तो वो समंदर की छोटी मछलियाँ जिनको वो खाती है, वो छोटी मछलियाँ इतनी तादाद में हो जाएंगी कि समंदर डिस्टर्ब हो जाएगा। तो कई दफ़ा मछलियों को बहुत ज़्यादा, अगर हम ख़ास तौर पे साहिल के करीब हम बहुत ज़्यादा मछलियों को खा रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, तो कई ऐसी मछलियाँ होती हैं जो अंदर ही अंदर आके मट्टी के आसपास के कुछ एलिमेंट्स खाती हैं। वो मट्टी के साथ जुड़े हुए वो एलिमेंट्स होते हैं जो मट्टी को कमज़ोर कर रहे होते हैं। अगर वो मछलियाँ उन छोटे छोटे एलिमेंट्स को ना खाएँ तो मट्टी आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होते होते पता लगेगा कि आप साहिल जो है वो पीछे की तरफ चला जाएगा और साहिल के करीब की ज़मीन धड़ाम से गिर के समंदर में आ जाएगी। तो साहिलों को मजबूत रखने के लिए बहुत सारी रीफ्स हैं, कोरल रीफ्स हैं, बहुत सारी ऐसी जगह पे बहुत सारे ऐसे जानदार हैं जो गैर महसूस तरीके से उन सारी चीज़ों की स्ट्रेंथ पे काम कर रहे हैं। फिर दुनिया में बहुत सारी हरियाली, बहुत सारी ग्रीनरी, बहुत सारे दरख्त और बहुत सारे जंगल जो ऑटोमेटिकली चल रहे होते हैं। जंगल चलता है तो ऑक्सीजन आती है, ऑक्सीजन आती है तो एनवायरनमेंट भी बेहतर होता है। ये जंगल जो ऑटोमेटिकली इतने सारे बनते जा रहे होते हैं उसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है पोलन्स का। मुख्तलिफ जानवर और मुख्तलिफ परिंदे ऐसे होते हैं जो मुख्तलिफ चीज़ों पे जाके बैठते हैं, उड़ते हैं और दूसरी जगह जाते हैं तो उनके जिस्म के साथ पोलन चिपके हुए होते हैं। जब वो पोलन गिरते हैं और वो मुख्तलिफ और फूलों के साथ रिएक्ट करते हैं और वहाँ रिप्रोडक्शन होती है तो वहाँ पे कुछ नई चीज़ें जनरेट होती हैं। तो जब हम उन जानदारों को मार देंगे तो उस साल वो पोलन की मूवमेंट की एक्टिविटी नहीं होगी। जब पोलन की मूवमेंट की एक्टिविटी नहीं होगी तो वो रिएक्शन नहीं होगा, रिएक्शन नहीं होगा तो दरख्त नहीं बनेंगे, दरख्त नहीं बनेंगे तो अल्टीमेटली उस इलाके का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंसान ने चंद परिंदों से उलझ के उन्हें मार दिया अपने सुकून के लिए। मैं अभी कुछ अरसे पहले लंकावी में मौजूद था। वो एक समंदर के साथ एक रिजॉर्ट है, वहाँ उसकी बैल्कनी में निकला तो वहाँ पे एक नोटिस लगा हुआ था। नोटिस में लिखा हुआ था कि आपने नोट किया होगा कि आपके बैल्कनी के बिल्कुल करीब दरख्त पे एक शहद की मक्खियों का छत्ता है, लेकिन ये डिस्टर्ब करने वाली मक्खियाँ नहीं है, ये जहरीली नहीं है। हमने इस चीज़ को देखा है, ये जहरीली नहीं है। वी हैव डिसाइडेड कि हम इनके साथ रहेंगे। और हम आपको भी पैगाम देना चाहते हैं कि अगर आप नेचर को एंजॉय करना चाहते हैं तो आप भी इनके साथ जिएँ, ताकि इन्हें भी लगे कि ये जिस जगह रह रहे हैं वहाँ इनके साथ जो है वो अच्छे लोग हैं। ये मक्खियाँ पोलन्स के थ्रू और मुख्तलिफ थ्रू हमारी एक इकोसिस्टम को बेहतर कर रही हैं, जिससे इस इलाके में जहाँ आप आए हैं एंजॉय करने, उसकी खूबसूरती के पीछे एक बहुत बड़ी रीज़न ये मक्खियाँ हैं। तो आप इन्हें मारिएगा नहीं, और ये आपकी तरफ से कंट्रीब्यूशन होगा जो एनवायरनमेंट की बेहतरी के लिए। अब सोचें पाकिस्तान में ऐसा हो कि जनाब आप एक होटल में जाके रुके और वहाँ शहद की मक्खियों का छत्ता, और आप कहें यार ये मक्खियों का छत्ता, कहें यार कितनी क्यूट सी तो हैं, साथ साथ चलो बड़ा मज़ा आएगा। तो अगलों ने बाकायदा इल्तिजाइया टोन में बाकायदा उसके फ़ायदे बता के कहा कि वी हैव डिसाइडेड नॉट टू रिमूव दैम। भाई हम तो होटल है, मैंने उड़ा दे, लेकिन ये इस वक्त हमारे इस इकोसिस्टम के लिए एक अहम रोल प्ले कर रही हैं।
तो जानवर, मुख्तलिफ तरह के जानवर जो है उनका आपस में एक अल्लाह ने एक निज़ाम बनाया हुआ है। मुख्तलिफ जानवर मुख्तलिफ को खाते हैं और जब वो नहीं खा पाते तो वो कुछ और करते हैं। कुछ ख़ास महीनों में जानवर नहीं खाने चाहिए, कुछ ख़ास महीनों में खाने चाहिए। समंदर के अंदर के भी जो मुख्तलिफ तरह के जानदार हैं उनका भी एक पूरा सिस्टम है। तो अल्लाह ने एक बैलेंस सिस्टम बनाया हुआ है। जब इंसान अपनी कारोबारी एक्टिविटी के लिए उस बैलेंस को ख़राब करता है तो वो चीज़ अल्टीमेटली घूम फिर के उसी तक आती है। पिछले सेशन में क्लासेस के दरमियान एक बच्चे ने एग्जांपल दी कि एक ख़ास तरह के परिंदे जो है वो सफ़र करके आते थे इंडिया की तरफ किसी ठंडे मुल्क से, और इंडिया में आके वो जिस जगह होते थे उन परिंदों की वजह से एक मोबाइल कंपनी के जो सिग्नल्स हैं उसकी डिसेमिनेशन सही नहीं हो रही थी। उन्होंने क्या किया, अपने सिग्नल्स को बेहतर करने के लिए या सिग्नल्स उनकी वजह से जो डिस्टर्ब हो रहे थे उन्होंने वो पूरा का पूरा ग्रुप उड़ा दिया। कहते हैं उस इलाके में तकरीबन 6-7 महीने बाद सबसे गंदी गर्मी आई और सबसे गंदे अजीबोगरीब मौसम के चेंजेस हुए। चूँकि वो वाले परिंदे जो वहाँ आ रहे थे उनकी वहाँ मौजूदगी से पता नहीं वो वेव्स के साथ क्या वो करते थे, और जो वो परिंदे जिनके अंदर से कुछ ऐसे सिग्नल निकल रहे हैं जिससे आपकी टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस को मसला है, तो वो इन्वायरमेंट के साथ कुछ कर रहे थे। तो हुआ ये कि वो परिंदे हर दफ़ा जब वहाँ से यहाँ आते थे और इस दफ़ा नहीं आए या मर गए तो उस इलाके में अजीबो गरीब किस्म की शदीद गर्मी आई और वहाँ के लोगों के लिए जीना दोभर हो गया, जस्ट बिकॉज कि उन्होंने आए हुए वो वाले पंखी या पंछी मार दिए जो एनवायरनमेंट के अंदर एक रोल प्ले कर रहे थे और हमें पता ही नहीं था कि वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं। तो चूंटियों का एक रोल है, चमगादड़ों का एक रोल है, भी हमारे इर्द गिर्द जो कुछ भी है ये बायोडाइवर्सिटी कहलाती है कि इंसान के अलावा भी इतनी सारी स्पीशीज़ हैं और हर स्पीशी का अपना अपना कोई ना कोई पर्पज़ है, वो अपने तौर पे कर रहे हैं। कुछ स्पीशी बैठे हुए कुछ नहीं कर रहे लेकिन हमें नहीं पता होता कि इन्वायरमेंट बेहतर हो रहा है उनकी वजह से। जी मैंने मेरे वाले साहब कहते होते थे कि जितने कोई जानवर या चरिंद कोई भी है ना, तो ये अल्लाह ताला ने ना बगैर मकसद के पैदा नहीं किए। ऐसे ही है, चीज का हर जानवर हर चरिंद परिंद का कोई ना कोई मकसद है। वो अपना मकसद पूरा करने आया है, उसने अपना मकसद पूरा करना है और अपना मकसद पूरा करके चला जाना। जैसे अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि बंदे मैं तुझे अपनी इबादत के लिए पैदा किया, तो बनाया तो उसने अपनी जात के लिए, मकसद पूरा किया या नहीं किया, ऐसे चला तो जाना है। तो इस वजह से हमेशा नहीं पता होता, हमारी क्या कहते हैं उतनी नॉलेज नहीं है उन चीज़ों के बारे में जिन चीज़ों का हम शायद उनको शायद वेस्ट कर देते हैं और उसके बाद फिर हमें उसके जाने के बाद उसके फ़ायदे का अंदाज़ा होता है कि ये चीज़ हमें किस तरह फ़ायदा दे रही है। ऐसे ही है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें फ़ायदा दे रही होती हैं और हमें एग्जैक्टली उनका नहीं पता होता कि वो हमारे सिस्टम के साथ क्या कर रही हैं। भाई जंगलों में लोग जाते हैं चीतों को मार देते हैं, अब वो ये सोच के मारते हैं कि चीता तो ख़तरनाक जानवर है ना, हमें नुकसान दे रहा है, लेकिन वो चीता वहाँ जंगल में रहते हुए पता नहीं किस किस को मार रहा था और वो जानवर क्या क्या नुकसान दे सकता था और उसकी वो जो एक ख़ास लेवल से ऊपर की नस्ल जो है वो चीते ने उड़ा दी। जब आपने चीता मार दिया तो वो वाला जानवर ज़्यादा पावर में आ गया। जब वो जानवर पावर में आ गया तो पता ही लगा कि उसने दरख्तों को खाना शुरू कर दिया, दरख्त खोखले हो गए और जो है वही वाली बात है कि अचानक से वो दरख्तों का रिएक्शन ऐसा हुआ कि आग लगना शुरू हो गई। सर ये गिद्ध जो है ये लाहौर में कहीं किसी जगह पे बाकायदा इनको बचाया जा रहा है और उसके बारे में मैं सुन रहा था सिर्फ साल में एक उसने अंडा देना, एक अंडे से एक गिद्ध एक साल में एक निकलेगा। तो इसका मतलब यह है कि जो गिद्ध लोगों ने मार दी हैं, अब वो जो ताफुन फैलाना है, कोई जानवर कहीं पे मर गया तो उनका तो काम ये था ना मुर्दार को खाना। ऐसे अब जब वो नहीं होंगे तो इसका मतलब है जब कोई भी किसी भी जगह पे कुछ भी मर गया तो उसको खाने वाला कोई नहीं है, उसको खत्म करने वाला कोई नहीं है। अब कितनी मज़े की बात है, गिद्ध जो कि एक नापसंदीदा जानवर है, लोगों को होता है कि यार ये लाशों पे आ जाता है, ये मुर्दार को खा रहा है गंदा इस तरह से, लेकिन अगर वो मुर्दार को नहीं खाया और मुर्दार वहाँ पे पड़ा हुआ हो तो उसकी वजह से स्मेल और जो केमिकल रिएक्शन होंगे आसपास वो, अब वो भाई वो गिद्ध क्या करता है, आता है उन चीज़ों को खा जाता है और खाने के बाद उसका अपना जो एक एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके मुताबिक वो उस ख़राब केमिकल को यूज़फुल केमिकल में बदल देता है और वो खाद बन जाती है या उस तरह से। तो अब क्या होता है, लोग अक्सर गिद्धों को मारना शुरू करते हैं। जब गिद्धों को मारते हैं तो बहुत सारी जगह पे भाई इंसान तो मरे हुए सबको समझ आ जाते हैं, अक्सर जानवर कोई बिल्ली मर गई को कहीं लोगों को नज़र नहीं आता,
तो अगर वो गिद्धों को बिल्कुल ख़त्म कर दिया तो उससे ये हुआ कि वो सारी चीज़ें जो वो खामोशी से खाए जा रहा था, ख़त्म कर रहा था और गैर महसूस तरीके से, उन चीज़ों ने नुकसान करना शुरू कर दिया। तो जैसे इन्होंने कहा कि अब लाहौर में ख़ास तौर पे कोशिश की जा रही है कि गिद्धों को बचाया जाए। कितनी अजीब सी बात है, लेकिन जाहिर है उनको बचाएं, और जाहिर है अगर वो पूरे साल में एक दफ़ा रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं और एक ही अंडा दे पा रहे हैं तो वो उसका मतलब है कि अगर वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गए तो फिर ये आलाइशें और ये सारी चीज़ें हमें क्लियर करनी पड़ेंगी, और अगर हम उसको सही से नहीं क्लियर करेंगे, अब उसने पूरा इकोसिस्टम है ना, उसकी वो केमिकल रिएक्शन कैसे ख़त्म होने हैं, उसकी स्मेल कैसे ख़त्म होनी है, तो वो गिद्ध खामोशी से जो माशरे को साफ़ कर रहा था, कंपनियों ने अपनी बिजनेस एक्टिविटी करने के लिए गिद्ध उड़ा दिया। तो अगेन रिजल्ट फ्रॉम बायोडाइवर्सिटी का जो लॉस है उससे डिफॉरेस्टेशन हो जाती है, हैबिटेट की डिस्ट्रक्शन हो जाती है, और इन्वेजिव स्पीशीज़ आ जाते हैं जो कि इकोसिस्टम का बैलेंस ख़राब कर देते हैं। तो फिर इंसान को शौक होता है कि जी जानवर के साथ उस जानवर का रिएक्शन, और इस तरह से करके, तो ये जब आप अपनी बायोडाइवर्सिटी को तबाह कर देते हैं और आप मुख्तलिफ तरह की जानदार पूरी स्पीशी ख़त्म कर देते हैं या उसको मॉडिफाई कर देते हैं, तो उससे वो जो एक नेचुरल इकोसिस्टम अल्लाह चला रहा है, अब इंसान जैसे जैसे दुनिया को एक्सप्लोर कर रहा है तब तब उसे पता लग रहा है कि हमारा क्या सिस्टम है। इवन एक छोटा सा जर्रा, और जर्रे के अंदर एक बारीक सी चीज़, एटम के अंदर पता नहीं क्या क्या मॉलिक्यूल्स और क्या थे, अब उसके अंदर भी प्रोटॉन और फलाना फलाना, और अब मजीद तहकीक हो रही है तो पता लग रहा है एक पर्टिकुलर के अंदर सैकड़ों उस तरह के पर्टिकुलर और उसके अंदर उतने सारे पर्टिकुलर हैं। तो एक छोटे से मट्टी के जर्रे के अंदर इतना कुछ चल रहा है कायनात की तरफ से। तो अल्लाह ने इतने सारे तरह के निज़ाम बनाए हुए हैं, और क्या होता है कि हम वो सारे निज़ाम तबाह कर रहे होते हैं अपने कारोबार के लिए। तो ऐसे में द वर्ल्ड नीड कि हम कारोबार तो करें लेकिन हम अपनी बायोडाइवर्सिटी का ख्याल रखें। देन ओवर एक्सप्लॉयटेशन नेचुरल रिसोर्सेज की। भाई नेचुरल रिसोर्सेज इस्तेमाल के लिए हैं, दरख्त की लकड़ी इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर आप दरख्त लगा नहीं रहे और लकड़ी पिछलों की खाए जा रहे हैं तो वो गलत है। फिशिंग में मसला नहीं है, लेकिन आप उनके रिप्रोडक्शन रेट से ज़्यादा फिशिंग मत करें। अगर मछलियाँ जो है वो रिप्रोड्यूस हो रही हैं 30% के रेट से और आप 25-28% खा रहे हैं तो फिर तो कोई हर्ज नहीं है। आप खा रहे हैं 40% के रेट से, रिप्रोडक्शन हो रही है 30% के रेट से, तो होगा ये कि विद ग्रेजुअल ईयर्स 8-10 साल बाद मछलियाँ ख़त्म हो जाएंगी। मछलियाँ ख़त्म हो जाएंगी तो पानी के अंदर की एक अलग कहानी है, अपनी साइंस है, वो आउट हो जाएगी। और इंसान को पानी से डरना चाहिए। 2/3 ऑफ टोटल अर्थ पानी है, 1/3 पे आबादी है, तो पानी का एक इंपॉर्टेंट रोल है, और पानी के अपने अंदर पता नहीं क्या क्या और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऑयल के सबसे ज़्यादा रिजर्व्स पे जो सबसे ज़्यादा काम होता है वो समंदर के अंदर होता है। अब समंदर के अंदर वाली ज़मीन के अंदर ऑयल कैसे पहुंचा? ये ऑयल वहाँ पे है तो क्या वो समंदर के अंदर होने वाले कुछ रिएक्शन से चीज़ें बन रही हैं? इवन समंदर में मौजूद कुछ मछलियाँ ऐसी हैं जो समंदर के पानी के साथ रिएक्ट करके हवा में ऑक्सीजन क्रिएट कर रही हैं। तो अब एक इतना ज़बरदस्त सा इकोसिस्टम चला हुआ होता है और हम क्या करते हैं, हम नेचुरल रिसोर्सेज को उजाड़ना शुरू कर देते हैं। आप माइंस मिनरल्स की एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं और आप उसको सही नहीं रख रहे, वो किसी और के लिए काबिल इस्तेमाल नहीं रही, वो गलत है। रिसोर्सेज इस्तेमाल करने में मसला नहीं है, लेकिन रिसोर्स जो है वही जैसे ChatGPT ने कहा था कि हमें दरख्त तोड़ने से पहले नया बीज बोना होगा, पानी इस्तेमाल करने से पहले हर बूंद की कदर करनी होगी। तो बहरहाल आज हमारा जो पॉइंट है वो हम प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं। इस पूरे हफ्ते जो है हम ज़्यादातर देखते रहेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स है और अब दुनिया उनके के सलूशन की तरफ किस तरह से आ रही है। तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन में ओवर फिशिंग, एक्सेसिव एक्सट्रैक्शन ऑफ क्लीन वाटर और अनसस्टेनेबल माइनिंग। कोई पानी है, पानी अल्लाह ने एक सिस्टम बनाया हुआ है, पानी ऊपर जाता है और वो, लेकिन अगर मैं उस साइकिल में से कुछ पानी निकाल लूँ और इस्तेमाल करता रहूँ और गंदा पानी दे दूँ और वो गंदा पानी जब बुखारात बने तो उसके अंदर कुछ मसलों मसाइल हों, तो मैं तो अपने हाथ से अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार दी। एक्सेसिव वेस्ट एंड अनसस्टेनेबल कंजम्पशन। अब क्या हो रहा है, फास्ट फैशंस आ रहे हैं, सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैग आ गया है, हाई कार्बन लाइफस्टाइल्स हैं, लोग ब्रांडेड चीज़ें पसंद कर रहे हैं, उस तरह की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा डीकम्पोजेबल नहीं है। अब अगेन हम बहुत छोटे थे तो उस वक्त हमें बताया गया कि तख्ती एक चीज़ होती है और हमारे बड़े तख्ती पे लिखते थे, फिर उसको दोबारा मिटाते थे, फिर लिखते थे, फिर मिटाते थे। और मिटाते कैसे थे, गाची एक होती थी जो उसकी सरफेस पे हो जाती थी और बाद में दोबारा से एक्सट्रैक्ट हो जाती थी।
थोड़ा सा ऊपर के ज़माने में पहुंचे तो चॉक्स के साथ क्लास में लिखा जाता था। तो चॉक होते थे, टीचर ब्लैक बोर्ड पे लिखते थे और जो वो लिखते थे वो सामने आ जाता था। जब उसको डस्टर से मिटाते थे तो नीचे गिरता था। हर बोर्ड के नीचे जगह बनी हुई होती थी, वहाँ पे कीप हो जाता था। वो सारे को इकट्ठा करते थे और दोबारा से चॉक बन जाता था। यानी कि वो जो लिखा गया है वो सिर्फ पर्टिकुलर्स थे जो सामने स्क्रीन पे सचते थे और दोबारा से रीयूज हो जाते थे। तो वो मतलब यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेजेस जब चॉक इस्तेमाल कर रहे होते थे तो चॉक ख़त्म ही नहीं होते थे और एनवायरनमेंट डैमेज भी नहीं होती थी। आज भी ब्रांडेड यूनिवर्सिटीज़ भी, यानी कि कुछ अर्से पहले लम्स में एक इवेंट पे जाना हुआ, वहाँ चॉक रखा हुआ था, ग्रीन बोर्ड और चॉक। दे वर वेरी हैप्पी कि हम चॉक और डस्टर के तरीके से लोगों को पढ़ाएंगे क्योंकि ये सस्टेनेबल है। तो उस वक्त जब पूरी दुनिया चॉक डस्टर पे चल रही थी, तख्तियों पे चल रही थी, तो एनवायरनमेंट कम डैमेज हो रहा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान ने सोचा नहीं यार, ये ब्लैक बोर्ड के बजाय वाइट बोर्ड होने चाहिए, ये इस तरह के कुछ मार्कर्स होने चाहिए। अब ये मार्कर्स उस तरह से दोबारा से इंक में कन्वर्ट भी नहीं हो रहे होते। तो वो मार्कर आए, वाइट बोर्ड आ गए, चीज़ें डिफरेंट तरीके से चल पड़ी। तख्तियों की जगह कॉपियों ने ले ली, कॉपियों में कागज़ लगना शुरू हुआ, कागज़ दरख्त की छाल से बनता था, दरख्त कटने शुरू हो गए और आहिस्ता आहिस्ता इंसान ने अपने आप को मॉडर्नाइज करते करते चीज़ें ख़राब कर दी। तो जो हमारे फास्ट फैशन है, तेज़ी से चलने वाली चीज़ें हैं, प्लास्टिक वाले शॉपर हमें अच्छे लगते हैं, कपड़े वाला किसी को वो दे दें, शॉपर दे दें, बैग दे दें तो वो बुरा मानता है कि ये क्या बात है, इसको मैं कैसे होल्ड करूँगा। लोग इसकी तरफ आए और आहिस्ता 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 एनवायरनमेंट को डैमेज करना शुरू कर दिया। फिर हमारी अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, किसी ने कहा मेरी फसल नहीं होती, हमने कहा वो मसले कोई नहीं, तुम ये वाला जो वो लगाओ, इसमें ये स्प्रे डालो, ये स्प्रे एकदम से दुगनी कर देगा प्रोडक्शन। वो स्प्रे ने जादुई तौर पे दुगनी कर दी। इंसान ने कहा यार मजे लग गए, ये तो मैं हर दफ़ा करूँगा। तीसरी दफ़ा जब उसने स्प्रे किया, ज़मीन की जरखेज़ी ख़त्म हो गई क्योंकि वो स्प्रे आर्टिफिशियली तेज़ी से उसको वो कर रहा था। अल्लाह ने कितना मज़ेदार निज़ाम बनाया है। मट्टी क्या है? रेत मट्टी। उसके साथ पानी रिएक्ट करता है और उसके अंदर एक बीज होता है। वो उसके बाद पता नहीं वो क्या करते हैं, उस बीज को जाके खोलते हैं और उस बीज के अंदर से आहिस्ता आहिस्ता करके एक पौधा निकालना शुरू कर देते हैं। मट्टी इतनी जादुई चीज़ है। आप कहेंगे जादुई चीज़ इसलिए कि ज़मीन से चिपकी हुई है, कि ज़मीन के साथ है, ज़मीन के साथ उसका एक इकोसिस्टम बना हुआ है। आप एक मट्टी पकड़ें, गमले में डालें, पानी डालें, मट्टी एक बेजान चीज़, पानी बेजान चीज़, बीज बेजान चीज़, इन तीनों को इकट्ठा किया, इन्होंने मिल के दुनिया को एक जानदार दे दिया। तो सोचें कि मट्टी इटसेल्फ के अंदर क्या जादू है। वो मट्टी जो हमारे सामने पड़ी हुई है, जो जिसमें कोई प्रोडक्शन नहीं हो रही, जिसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहे, लेकिन उसके अंदर पता नहीं ऐसा क्या चल रहा है कि उसको पानी के साथ जोड़ा और उसने एक बीज के अंदर से एक लिविंग बीइंग जनरेट करना शुरू कर दिया। एक इतने से बीज के अंदर उस पानी और मट्टी ने मिलके ऐसी पावर डाली और मुसलसल डालते रहे। दरख्त को क्या हम करंट लगाते हैं? एक पौधे को करंट लगा लगा के बढ़ाते हैं? नहीं। पौधे को क्या मिलता है? पानी। पानी पौधे को मिला और पानी पौधे के बेस में मौजूद मट्टी को मिला। तो मट्टी पानी के साथ, तो अल्लाह ने इतनी कमाल कायनात हमें बना के दी है कि एक सादा सी दिखने वाली चीज़ मट्टी में इतनी पावर है कि वो पता नहीं क्या क्या बना रही है। और हम फिर उस मट्टी से ज़्यादा फ़ायदा लेने के चक्कर में उस मट्टी की सेहत ख़राब कर रहे हैं। उसको अजीबोगरीब किस्म के स्प्रे डाल रहे हैं, उसमें अजीबोगरीब किस्म के बीज डाल रहे हैं, उसको टेस्ट कर रहे हैं कि अच्छा तुम स्ट्रॉन्ग हो, ज़रा आप देखना, अब ये मेरा डुअल कैटेगरी का बीज है, ज़रा ऐसे ग्रो करके दिखाओ। वो गरीब बेचारी फिर भी कोशिश करके उसको भी ग्रो कर रही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसके अपने अंदर वो जो केमिकल बॉन्डिंग थी, जो उसके अपने अंदर एक एलिमेंट्स का सिस्टम था, वो तबाह हो रहा है। तो गौर से देखें तो वो मट्टी जो हमें बिल्कुल ही बेजान सी अजीब सी चीज़ लगती है, उसमें ऐसा जादू है कि वो ज़मीन से कनेक्ट ना भी हुई हो तो वो गमले में पड़े पड़े भी एक बीज को एक नई लाइफ दे सकती है। सर इससे फिर यही मतलब अगर रिजल्ट निकालें तो ये सिर्फ यही है कि सिर्फ लोगों ने कॉर्पोरेट सेक्टर में अपने सिर्फ प्रॉफिट जनरेट करने के चक्कर में, सिर्फ ज़्यादा ग्रोथ के चक्कर में, ज़्यादा चीज़ों की अर्निंग के चक्कर में दोबारा कर दिया ज़मीन को। अब उसके पास उतनी कैपेसिटी ही नहीं है। लाइक एक इंसान 10 किलो 15 किलो 20 किलो वजन उठा सकता है, उसे 30 किलो 40 किलो उठा देंगे, वो उठा तो लेगा, लेकिन एक बार 2 बार 3 बार शायद कमर टूट जाएगी फिर। बगो
तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं जिस नतीजे पे पहुंचना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमने कमर्शलाइजेशन के चक्कर में, खादों वाली कंपनी ने अपनी खाद बेचने के चक्कर में, स्प्रे वालों ने स्प्रे बेचने के चक्कर में, किसान ने जल्दी ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में, इन सब ने वो नेचुरल हुस्न तबाह कर दिया। दुनिया हमें अल्लाह की तरफ से जो मिली थी, कमाल दुनिया, उसने हमें ज़िंदा रहने के लिए सबसे ज़्यादा चाहिए पानी, उसने पानी का एक ऑटोमेटिकली निज़ाम हमें दे दिया और सारे इंसानों के लिए पानी फ्री था हमेशा से। फिर उसने खाने पीने के लिए जो है वो हमें एक निज़ाम बताया कि जी बीज है ये मिट्टी में डालो, तो उसने हमें एक ऐसी मिट्टी दे दी जिस मिट्टी से रिप्रोडक्शन हो रही है, जिससे बीज से पौधे बन रहे हैं, पौधे से दरख्त बन रहे हैं, और उसको जो पानी चाहिए वो पानी भी अल्लाह ने फ्री दे दिया। फिर हमें सांस लेने के लिए चाहिए थी वो ऑक्सीजन वगैरह भी अल्लाह ने दे दी। फिर उसने इतने ज़्यादा जानदार दे दिए और उनमें रिप्रोडक्शन का ऐसा सिस्टम रखा कि हम उन जानदारों को मार मार के खाना भी शुरू कर दें, खास लेवल से ज़्यादा ना करें, तो हम भी ज़िंदा रहेंगे और उनकी भी नस्ल चलती रहेगी। तो अल्लाह ने जब हमें दुनिया में भेजा तो रिसोर्सफुल दुनिया थी। फिर अल्लाह को पता था कि जी अब इंसान जो है वो ये सिर्फ बेसिक चीज़ों में नहीं, इंसान एडवांस की तरफ जाएगा, तो इंसान खेती बाड़ी से जाएगा आगे, धातों के पीछे जाएगा, तो उसने ज़मीन के अंदर इतनी सारी धातें दे दी, चमकीली सी धातें। फिर उसे पता था कि इंसान आगे रिसोर्सेज यूज़ करेगा, तो ज़मीन के अंदर ही हमें तेल भी दे दिया, ज़मीन के अंदर से हमें नमक दे दिया, हमें गैस दे दी, हमें सब कुछ दे दिया। तो हमें अल्लाह की तरफ से एक ज़मीन मिली थी जो कि फुल ऑफ रिसोर्सेज थी, और सामने सामने रिसोर्सेज ख़त्म हो जाए तो उससे नीचे की लेयर में, उससे नीचे की लेयर ख़त्म हो जाए उससे नीचे की लेयर है। और अभी भी ये समंदर के अंदर से जब ऑयल निकाल रहे होते हैं तो कई दफ़ा 11 किलोमीटर अंदर पहुंच के और वहाँ से उस तेल निकालते हैं, और वहाँ इतने बड़े ख़जाने पड़े हुए हैं। ज़मीन के अंदर एक ज़मीन है, ज़मीन उसके अंदर एक ज़मीन है, और कहा ही जाता है कि ज़मीन के सेंटर वाली जगह पे भी बाकायदा हमारी तरह से मखलूक़ात हैं, वो सब चल रही हैं, और अल्लाह ने उन सारों का निज़ाम बनाया हुआ है। तो कुछ तो ज़मीन के अंदर हो रहा है जिससे ज़मीन के अंदर इतनी पावर हो रही है, कुछ ज़मीन के अंदर इतनी एनर्जी है, कोई अंदर कोई केमिकल तो चल रहा है जिससे ज़मीन इतने सारे नबातात और इन सारी चीज़ों को मैनेज कर रही है। तो हमें मिली थी वो खूबसूरत ज़मीन। हमने आहिस्ता आहिस्ता, बजाय इसके कि ठीक है हम अल्लाह के रिसोर्सेज पे चलते रहते हैं, हमने एक तो पहले रिसोर्सेज बांटने शुरू कर दिए, फिर मुल्क बनाने शुरू कर दिए, रियासतें बनाने शुरू कर दी। वहाँ तक भी नहीं, फिर हमने उन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के चक्कर में ज़्यादा लालची हो गए और हमने कहा जल्दी जल्दी से फ़ायदा उठाएं। कंपनियाँ बीच में आई, कंपनियाँ आती हैं, पैसा लगाओ, पैसे से पैसा मिले, प्रॉफिट, ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में उन्होंने कहा क्विकली काम करें। तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि हमने एनवायरनमेंट में धुआं छोड़ दिया, कोई बात नहीं, हमारी प्रोडक्शन तो बेहतर हो रही है, धुएं को बचाने के लिए खर्चा लगेगा, प्रॉफिट कम होगा, सर्वाइवल नहीं होगी। तो इन सब लोगों ने अपने प्रॉफिट्स कमाने के चक्कर में, अपनी दुनिया बनाने के चक्कर में, अपने कारोबार सेट करने के चक्कर में हमारा नेचुरल इकोसिस्टम तबाह कर दिया। अब नो दिस इज़ द टाइम कि अगर हमने आज भी ना सोचा तो फिर मसला हो जाएगा। तो ऐसे में देखिए एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस अनसस्टेनेबल, एक्सेसिव यूज़ कर दिया आपने केमिकल फर्टिलाइजर का, आपने मोनोक्रॉपिंग करनी शुरू कर दी, एक जगह से एक फसल लेनी शुरू कर दी। अब पुराने ज़माने में लोग क्या होते थे, जो सियाने होते थे, वो कहते थे भाई हर फसल का अपना एक रबी खरीफ सीज़न है, और इस तरह से करके कुछ फसलें इतने 5-5 फुट के फासले पे लगती हैं, कुछ आधे फुट के फासले पे लगती हैं, कुछ गैप से लगती हैं, कुछ इकट्ठी लगती हैं, कुछ लाइंस में लगती हैं। तो वो क्या करते थे, वो एक ही वक्त में एक ही फसल में 2-3 फसलें काश्त कर रहे होते थे, अलग अलग लाइन्स किसी और फसल की चल रही हैं, फिर बीच में कुछ सब्जियाँ बो दी कुछ और, तो पता लगा कि उतनी ही जगह से 2 या 3 फसलें निकल आईं, या उसी ज़मीन से साल में 4 दफ़ा काश्तकारी कर ली। अब जब उसमें बड़े जालिम केमिकल वो करते हैं तो उससे एक फसल तो बड़ी अच्छी आती है, लेकिन पता लगता है कि 4-5 महीने बाद ज़मीन बेचारी फुस हो जाती है, और वो कहती है कि अब मैं कुछ नहीं करूँगी, अब तुमने जो आदत डाली अब तुम ही केमिकल डालो। तो फिर केमिकल डालते हैं तो चलती है, वरना नहीं चलती, और फिर कुछ अर्से बाद वो ज़मीन भी फौत हो जाती है। तो गलत प्रैक्टिसेस, ओवर इरिगेशन, अन्य वायदों से पानी ले लेके बस डाली जाए कि नहीं भाई अगर पानी मिले तो अच्छा वो होता है तो चलो ज़्यादा पानी दें। एक सिस्टम है ना, उस सिस्टम से जब भी निकलेंगे तो आउट हो जाएगा। डिफॉरेस्टेशन वगैरह हो गई, इससे कंट्रीब्यूशन हुई, पानी कम हो गया और सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म हो गई। तो ये सम ऑफ द प्रॉब्लम्स हैं जो कि इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के हैं। अब ऐसे में environmental sustainability refers to systematic management of natural resources to prevent ecosystem degradation। तो अब environmental problems डिस्कस करने के बाद, environmental footprint डिस्कस करने के बाद, what is environmental sustainability? that is कि आप कुछ ऐसे तरीके करें जिससे आप अपने natural resources को बचा सकें और ecosystem को ख़राब होने से रोक सकें। Environmental sustainability ensure करेगा कि environment continue करती रहे to provide the necessary resources and services for present and
कोशिश ये करें कि ये हमारी जो इन्वायरमेंट है वो आज और फ्यूचर की जनरेशन्स को अच्छी से अच्छी, बेहतर से बेहतर चीज़ें प्रोवाइड करती रहे। इट इन्वॉल्व्स अ कॉन्शियस एफर्ट टू प्रोटेक्ट एयर। एक प्रॉपर इरादतन आपको एफर्ट करनी पड़ेगी हवा बचाने के लिए, पानी बचाने के लिए, मिट्टी बचाने के लिए, बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए, वाइल मिनिमाइजिंग द हार्मफुल इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। प्राइमरी पर्पस क्या है? इकोसिस्टम ऑफ द अर्थ को बचाएं ताकि लाइफ सस्टेन कर सके। नहीं तो हम भी वो फिल्मों में जिस तरह से होता है कि आज से 50-100 साल बाद का दिखाते हैं कि इंसान जो है वो ख़त्म हुआ हुआ है, लोग डब्बों के अंदर चीज़ें खाना खा रहे हैं, दरख्त दुनिया से ख़त्म हो गए हैं, दवाई खा के और जो है वो 2-2 दिन ज़िंदा रहा जा रहा है, उसके बाद लोग स्पेस में एक्सप्लोर कर रहे हैं और दुनिया अजीब सी तबाह हुई हुई है। तो वो आ जाएंगे, वो सीन हमारी ज़िंदगी में आ जाएंगे अगर हमने टाइम से ना वो किया। तो अब ये ऐसा नहीं है कि जी यूके वाले करें हम ना करें, कोई बात नहीं, यूके वाले कर तो रहे हैं, अब सबको करना है, पूरी दुनिया ने करना है। और जब पूरी दुनिया को कहा जाता है आपने करना है तो लोग सुनते नहीं है, तो फिर लोगों को सुनाने के लिए डराया जाता है, फिर फाइन पेनल्टीज आते हैं। तो क्या होगा, मगरबी ममालिक अपनी दुनिया बेहतर करने के बाद सोचेंगे यार इतनी ज़बरदस्त दुनिया हमने बना दी और ये पाकिस्तान जैसे मुल्क काम ख़राब कर रहे हैं, ओजोन लेयर तबाह कर रहे हैं, दुनिया गोल घूम रही है। तो कहीं ना कहीं हमारी की हुई गलत हरकतों से अमेरिका में तूफान आ जाते हैं। अमेरिका हमसे एग्जैक्टली ऑपोजिट है कि अगर हम दुनिया को गोल के तरीके से ज़रा समझने की कोशिश करें तो हम आहिस्ते आहिस्ते एनवायरनमेंट को डैमेज करते रहते हैं। एनवायरनमेंट ऊपर लेवल पे लेयर ख़राब होती रहती है और दुनिया गोल घूम रही होती है, और जो उसके ताबकारी असरात हैं वो बेचारे उन मुल्कों पे पड़ जाते हैं जो मुल्क सोच रहे थे कि दुनिया को कैसे बचाएं। तो दुनिया को पहले तो ये समझ आया है कि वो खुद सुधरेंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी। अब उन्हें ये समझ आ रहा है कि अब वो खुद सुधरने के साथ गरीब मुल्कों को भी सुधारेंगे तो बात बनेगी। तो पाकिस्तान को डेडलाइन 2050 की दे दी है उन्होंने। तो इंडिया को 2050 की डेडलाइन दी। इंडिया ने कहा भाई तुम लोगों ने जब ग्रो करना था उस वक्त तो तुम तूफानी काम करते रहे, अब जब ग्रो कर गए हो तो अब तुम्हें समझ आ गया समाज, हम 2050 नहीं, हमें 2070 का टाइम चाहिए। हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली ज़रूर हैं लेकिन इस वक्त वी नीड टू ग्रो एंड ग्रोथ कम्स विद द कंप्रोमाइज ऑफ के आपको एनवायरनमेंट डिस्टर्ब करनी पड़ती है। तो इंडिया ने तो कह दिया कि हम 2070 में सुधरेंगे, पाकिस्तान के लिए 2050 का टारगेट है। तो हो सकता है IMF आगे से कर्ज देने की शर्त के साथ लिंक कर दे, तो दुनिया बहुत सारी और चीज़ें, बहुत सारी प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में आनी बंद हो जाएं। और जब तक हम सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस ना करें, तो फॉर एग्जांपल बिग 4 कहें कि ठीक है जी हम पाकिस्तान में तब लाइसेंस देंगे जब आप अपने ट्रेनीज के साथ अच्छा सलूक करेंगे, जब आप कम से कम 4 महीने तक अपनी रिपोर्टें जमा कराएंगे। हम इंडिपेंडेंटली टीम भेजेंगे जो ट्रेनी से पूछेगा कि आपकी फर्म आपके लिए कितना अच्छी है, और अगर अच्छी है तो फिर हम आपको लाइसेंस देंगे, अदरवाइज हम आपको लाइसेंस ही नहीं देंगे। प्रॉब्लम ये है कि अगर फ़र्ज़ करें KPMG इंटरनेशनल मौजूद और उसके बड़े अच्छे स्टैंडर्ड्स हैं और फ़र्ज़ करें पाकिस्तान में वो स्टैंडर्ड्स नहीं मीट हो पा रहे, फ़र्ज़ करें, तो इंटरनेशनल फर्म नहीं चाहेगी कि पाकिस्तान की वजह से उनका नाम ख़राब हो। नाम ख़राब होना तो दूर की बात है, वो नहीं चाहेंगे कि KPMG के साथ ताल्लुक़ रखने वाले किसी ने लोगों के साथ बुरा किया हो। तो अंग्रेज खुद सुधर गए और अब वो हमें सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, और जब हमें सुधारने की कोशिश कर रहे हैं तो दिस इज़ द राइट टाइम टू फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी। अगर आज सस्टेनेबिलिटी पे हमने काम ना किया तो हम दुनिया से भी पीछे रह जाएंगे, कमर्शियली भी पीछे रह जाएंगे, समाजी तौर पर भी पीछे रह जाएंगे। इट इंश्योर्स कि नेचुरल कैपिटल जैसे कि फॉरेस्ट, वाटर बॉडीज, बायोडाइवर्सिटी रिड्यूस ना हो उसकी रीजनरेशन की कैपेसिटी से। हम ये नहीं कह रहे कि आप दरख्त मत काटें, लेकिन दरख्त ग्रो तेज़ी से करें और काटें कम तेज़ी से। फिशिंग से मसला नहीं है, लेकिन आप उसकी रिप्रोडक्शन साइकिल से थोड़ी सी कम फिशिंग करें। एनवायरमेंटल फुटप्रिंट क्या है? हर इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है। ये एनवायरमेंटल फुटप्रिंट ज़्यादातर हार्मफुल होता है कि एनवायरमेंटल थ्रेट्स और जो करस्पॉन्डिंग इनिशिएटिव्स वगैरह हो सकते हैं वो अभी हमने पीछे जिक्र किए हैं, तो ये वाली लाइन को फिलहाल इग्नोर किया जा सकता है। तो क्या हमें जो सबसे बड़ा कंसर्न है, यानी कि आप पता है क्या होगा, इस पेपर के अंदर हमने कहा 3 चीज़ें हैं, पीपल, प्लेनेट, प्रॉफिट। प्रॉफिट वाला एलिमेंट अकाउंट्स में कवर हो रहा है, इकोनॉमिक वाला एलिमेंट। तो इस पूरे पेपर में हम लोग ये तो बता रहे हैं कि सस्टेनेबिलिटी के 3 पिलर हैं, लेकिन हमारा ज़्यादा फोकस होगा 2 पिलर्स के ऊपर। हम एनवायरनमेंट पे बात करेंगे यानी कि प्लेनेट पे बात करेंगे, और हम पीपल पे बात करेंगे, हम समाज पे बात करेंगे। तो आज का दिन हमारा जो टारगेट था वो ये था कि हमें समझ आए कि ये कंपनियां हमारी इन्वायरमेंट को कैसे कैसे डैमेज कर रही हैं। कुछ डायमेंशंस में हमने समझने की कोशिश की और फिर बताया कि हमारी इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एग्जैक्टली क्या है और हम अपने आप को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। इससे जब हम आगे बढ़ेंगे तो फिर हम समझेंगे समाजी सोशल सस्टेनेबिलिटी क्या है। थोड़ा सा इकोनॉमिक की भी बात करेंगे, लेकिन हम उस पर ज़्यादा टाइम नहीं गुजारेंगे। और फिर ये सब समझने के बाद हम देखेंगे कि अब इन चीज़ों को रिपोर्ट किस तरह से करना है, इन चीज़ों को बताना किस तरह से है, इनको कागज़ पे किस तरह से बताना है, और जब कागज़ पे बताना है तो उसके फ़ायदे नुकसान क्या है और हम उसके अंदर क्या रोल प्ले कर सकते हैं।
कोई सवाल इस कंप्लीट एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के हवाले से? किताब आप में से किसी के पास है? दिखाएं, मैं किताब में आपको एग्जैक्टली बताऊं कि अब आपने क्या पढ़ के आना है। पढ़ना है कि इसे याद भी करना है? अब अगेन ये समझने के हवाले से है, आपको आइडियली याद नहीं रखना, लेकिन क्या होगा कि जब आप ये वाले टेबल में ये चंद कीवर्ड देख रहे हैं तो ये इतने प्यारे कीवर्ड्स हैं कि आप जगह जगह इन्हें यूज़ कर सकते हैं। किसी जगह वो होगा कि एक सवाल में कंपनी कुछ गलत कर रही है तो आप कहें कंपनी की गलत प्रैक्टिसेस की वजह से बायोडाइवर्सिटी इंपैक्ट हो सकती है, तो हमने कुछ इनके जार्गन्स की बात करनी है। अदरवाइज हमने इसे रट्टा नहीं मारना। दो तरह के लोग हैं, कुछ लोग कहते हैं कि जो ओपन बुक एग्जाम है तो हम क्या करें, हम समझ के पेपर में यूज़ कर लें। दूसरे कुछ लोग कहते हैं कि सर जी कितनी सी किताब है, याद कर लेते हैं। तो कुछ लोग क्या करेंगे, किताब उठाएंगे उसे रट्टा मार लेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे करेंगे, ज़्यादातर लोग ऐसे करेंगे कि लॉजिकली समझेंगे और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को तैयार कर रहे होंगे। तो हमने याद कुछ नहीं करना, लेकिन इफ़ वी आर अ स्टूडेंट जिसकी आदत है कि वो पहले याद करता है और याद की हुई चीज़ लिखता है तो वो अच्छा होता है, तो वो बंदा याद भी कर सकता है। तो इसमें जब हम आगे जाते जाएंगे तो हम देखेंगे कुछ चैप्टर ज़्यादा ज़रूरी हैं, जैसे चैप्टर 4 और 5 सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि आपके पेपर का 1/3 से ज़्यादा उन दो चैप्टर्स में से आना है। लेकिन उसमें लिखी हुई चीज़ें तब याद होंगी या तब बेहतर होंगी जब हमें उनकी समझ हो। तो सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 पे आए। और चैप्टर 1 में हमने कहानी शुरू कर दी 3 पिलर्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी, पेज नंबर 4। शुरू में बैकग्राउंड ऑफ सस्टेनेबिलिटी और इस तरह की चीज़ें, अभी हम उस तरफ नहीं गए, हमने कहानी शुरू की चूँकि हमने वो बैकग्राउंड और उस तरह की बातें की थी, लेकिन हम उधर वापस जाएंगे। 3 पिलर्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी वाला पेज और अगले पेज पे जो टेबल है वहाँ तक, ये 2 चीज़ें आप लोगों ने इसमें पढ़ के आनी है ताकि हम कल इसके ऊपर डिस्कशन करें और फिर इससे आगे अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लेके चलें। फर्स्ट वाला ये एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के अंदर जो है पेज 4 पूरा, और पेज 5 में ऊपर वाला टेबल एनवायरमेंटल फुटप्रिंट, क्योंकि उससे आगे तो अगला टॉपिक स्टार्ट हो जाता है सोशल सस्टेनेबिलिटी। तो हमने दिखने में कम पढ़ा है लेकिन हमने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करने की कोशिश की है। तो इंशाअल्लाह ताला कल यहीं से आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ ये अच्छा है कि हम हर दिन बस 1 से सवा घंटे के दरमियान पढ़ रहे हूँ और मुनासिब किसी भी दिन लोड बहुत ज़्यादा ना हो और बस पढ़े हैं डेली बेसिस पे। तो कोशिश करना है कि साथ कनेक्टेड रहें, खासतौर पे पहले 2 हफ्ते जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट ज़रा ज़्यादा हैं और वो पेपर तकरीबन आधे से ज़्यादा हमारे बेसिक से आता है। जितना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा, जितना लिखना अच्छा आता होगा, उतना मज़ा आएगा। तो फिर मैं लिखने की भी प्रैक्टिस करवा रहूँगा, मैं वीकेंड्स पे टेस्टिंग भी कर रहूँगा, मैं आप लोगों के साथ मॉडल पेपर के सवाल भी शेयर करूँगा, कुछ और सवाल ड्यूरिंग क्लास डिस्कशन भी शेयर कर रहूँगा। और जब आप एक अच्छे पॉइंट पे पहुँच जाएंगे तो जो आपसे रीसेंट पेपर है वो भी डिस्कस करूँगा। लेकिन कम से कम हम पहले उस जगह तक तो पहुँचे, उतना सिलेबस तो किया हो कि मज़ा आए लेटेस्ट सवाल को करने का। डन। कल इंशाल्लाह ताला दोबारा